लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। हियर वी आर द अल्टीमेट फाइनल रिवीजन सेशन। समय का पूरा सदुपयोग करते हुए, जो हम 5 मिनट 7 मिनट लेट है, सीधे स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, अब आपको आगे आने वाले 2 घंटे सिर्फ शांति से बैठना है। पूरे वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल जानना जरूरी है, जिनको आप मिस नहीं कर सकते हैं, और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल उठाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, आपके सेक्शन ए रिवीजन के साथ चल रहे हैं। सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन ए के जितने 20 क्वेश्चंस आएंगे, वो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ पिक्चर बेस्ड होंगे, कुछ असर्शन रीजन होंगे, कुछ कह सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के होंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल क्वेश्चंस में से आधे क्वेश्चंस आपको ऑन स्पॉट बन रहे होंगे, आधे क्वेश्चंस आपने जो थ्योरी में से पढ़े उसमें से बन रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस के एरियाज में आपको अभी रिवाइज करवाते चलूंगा, वहां जो पॉइंट्स बताऊंगा आपको ध्यान रखना है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब देखो, सेक्शन डी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आएंगे। चारों क्वेश्चन एक एक बुक से आएंगे, मतलब एक इकोनॉमिक्स, एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक सिविक्स का 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब वो कहां से आते हैं, तो जैसे सिविक्स में चैप्टर 5 से जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन चारों एक एक बुक से आएंगे। फिर रहे 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है, तो ये आपके क्वेश्चन नॉट नेसेसरली डायरेक्ट आए, ये स्टोरी बेस्ड आएंगे। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस हो गई, वहां से स्टोरीज बन के आएंगी और वो सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैंने मोटा माटी आपको बताया कि सवाल किस तरह से आएंगे। 12 नंबर हमारे जो है, 12 नंबर केस बेस्ड में आएंगे, और केस बेस्ड का एरिया स्पेसिफिक नहीं है कि किस चैप्टर से आएगा, वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है। वाटर रिसोर्सेज जैसे प्राइमरली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 5 नंबर हमारे पक्के होते हैं किसमें, 5 नंबर हमारे पक्के होते हैं मैप वर्क में। तो जब तक और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अपन मैप वर्क को एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। देखो, कल बताया था मैंने तुम्हें क्या, कि मैप वर्क में नंबर कटना बहुत बड़ा पाप है। चिकारा की ओजी गन ले आओ जरा, कहां दिख रही है। तो मैप वर्क में नंबर नहीं कटना चाहिए तुम्हारे। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे, तो हिस्ट्री में 1 नंबर का मैप वर्क ये रहा आपका। कौन सा, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास सेशन। तो कलकत्ता कांग्रेस सेशन जहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा था, नागपुर कांग्रेस सेशन जहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था, मद्रास कांग्रेस सेशन जहां पे साइमन कमीशन को अपोज किया था। ये 3 कांग्रेस सेशन आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 नंबर पक्का। दूसरा नंबर पक्का करें तो ये 5 पॉइंट में से 1 नंबर का मैप वर्क आएगा। तो चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स की मदद के लिए गए थे, चंपारण बिहार में। फिर वहीं देखोगे खेदा गुजरात जो है, तो खेदा गुजरात जो है, ये 3 पॉइंट गुजरात में है। सेंटर में खेदा है बी, उसके नीचे अहमदाबाद, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में गए थे। और खेदा में क्या है, पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह के लिए गए थे। और नीचे जो है एक दांडी कोस्टल टाउन, जहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो गुजरात में आपके 3 पॉइंटर्स बनेंगे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट ध्यान रखना है, अमृतसर पंजाब, ये आपका 1 पॉइंट हो गया। तो ये 8 पॉइंट से 5 और 3, इसमें 2 नंबर हिस्ट्री के, मतलब 2 नंबर मैप वर्क के पक्के हुए। पेपर बचा 78 का। क्लियर है, फटाफट रिवाइज करते चलो। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से ये मैप वर्क आता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी लीस्ट है, तो इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन डिफरेंट सॉइल टाइप्स कहां है वो चीज है, ठीक है। डिफरेंट सॉइल टाइप्स कहां है वो। लेकिन डैम्स वाला जो मैप वर्क है, ये मिस मत करना इसमें, क्योंकि ऑप्शंस आएंगे डैम वाले में। तो जैसे अगर आप देखोगे, सलाल डैम कश्मीर में है, फिर भाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में, और पंजाब की बॉर्डर पे, तेहरी उत्तराखंड में, राणा प्रताप सागर राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे, चंबल रिवर पे। फाइन, एक बार रिकैप करवा रहा हूं सारा। सरदार सरोवर डैम गुजरात में, तो ये सरदार सरोवर डैम आपका गुजरात में हो गया। हीराकुद डैम आपका महानदी रिवर में, ओडिशा में आपको देखने को मिल रहा है। नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे ये नागार्जुन सागर। और तुंगभद्रा एक डैम है जो आपका कर्नाटका में है, तुंगभद्रा रिवर पे। तो ये इतने डैम्स हैं, ये डैम्स पे
मतलब जो 3 नंबर का बचा हुआ ज्योग्राफी का मैप वर्क है, तो उसमें डैम भी आएंगे। 4 ऑप्शन में से 3 सेलेक्ट करना होगा आपको। तो अगर डैम आते हैं तो ये डैम्स हो गए। एग्रीकल्चर चैप्टर में मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, इस पे शेडेड वाला पार्ट मैप वर्क में दिया लेकिन आता नहीं है, स्किप। आगे बढ़े, एग्रीकल्चर चैप्टर में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये जरूर पूछा जाता है। शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, टी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट असम, कॉफी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, सी से कॉफी, के से करण, कॉफी विद करण कर्नाटका, ठीक है। रबर, तो केरला जो है रबर का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। कॉटन का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र और जूट का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल। तो क्या ये क्लैरिटी मिल गई? ठीक, ये एग्रीकल्चर चैप्टर का मैप वर्क हो गया। एग्रीकल्चर चैप्टर के बाद में अगर आप देखोगे तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का जो चैप्टर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का चैप्टर जो है, उसमें से मैप वर्क में क्या आता है? अब एक जैसे 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शन में क्या होता है ना, आप देखेंगे तो चैप्टर 1 को हटा दो, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को भी नहीं, चैप्टर 2 को भी हटा दो, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, 5 चैप्टर में से किसी अलग अलग सेट है ना, तो 4 चैप्टर के पॉइंट्स आएंगे, 4 पॉइंट्स आएंगे, 4 में से 3 सेलेक्ट करना होगा तुम्हें। अब इन 4 में से जो 3 सेलेक्ट करना, तो 3 में से भी एक आपका कंफर्म, आपको जो लास्ट वाला चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब जैसे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें माइंस है। अब क्या है, मयूरभंज माइन का है, ओडिशा में है। दुर्ग बस्तर बेलादिला वाला जो आयरन और बेल्ट है, उसमें आपको दुर्ग माइन भी दिख जाएगी और बेलादिला छत्तीसगढ़ में दोनों माइन दिख जाएगी। फिर आते हैं हम किस पे, बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट जो है, तो उसमें आपको बेल्लारी और कुद्रेमुख दोनों माइन कर्नाटका में देखने को मिल जाएगी। फाइन, तो ये आपकी आयरन और माइन 4 आयरन और बेल्ट से निकल के आती है। कोल माइंस की अगर बात करें तो BJR, बोकारो, झारिया, रानीगंज, ये सब कहां पे, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो ये रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो आपका झारखंड, नीचे तालचेर जो है आपका ओडिशा और नैवेली तमिलनाडु, ये कोल माइंस के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर कोल माइंस। आगे बढ़ा जाए, अगला ऑयल फील्ड्स। तो अब ऑयल फील्ड्स में अपन ने 3 पेयर बनाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, दिग्बोई और नहरकटिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो दिग्बोई और नहरकटिया, ये आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे जस्ट सेशन खत्म होने के बाद, तो एक बार नजर और दौड़ा लेना। दिग्बोई और नहरकटिया क्या है, दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, आसाम में। ओल्डेस्ट फील्ड, ऑयल फील्ड दिग्बोई। मुंबई हाई और बेसिन, तो अगर आप जैसे देखोगे तो मुंबई हाई नीचे और बेसिन ऊपर है, दोनों ऑफशोर माइंस हैं। और अंकलेश्वर और कालोल, तो अगर आप देखेंगे तो कालोल ऊपर है, अंकलेश्वर नीचे, ये दोनों गुजरात में माइंस है। तो 3 पेयर बना के इस तरह से माइंस हो गई आपकी, कौन सी, सॉरी ऑयल फील्ड्स हो गई आपकी। ऑयल फील्ड्स के बाद में क्या, थर्मल पावर प्लांट। तो 3 थर्मल पावर प्लांट दिए आपको, नामरूप आसाम में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, रामागुंडम तेलंगाना में है। ये 3 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। 3 थर्मल पावर प्लांट्स के बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे आ जाओ, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 4 हैं। कौन से, नरोरा उत्तर प्रदेश के बाद में तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर ये रहा महाराष्ट्र नीचे तीसरे नंबर पे, काकरापारा रहा गुजरात में, काकरा फाफड़ा से काकरापारा ध्यान रहेगा गुजरात, और कलापक्कम तमिलनाडु। तो ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए। अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मैप वर्क अगर आप देखोगे तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब सिटीज है तो कॉटन टेक्सटाइल में आपको मुंबई पता है, मुंबई बहुत सी बार रिपीट होगा। इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत ये रहा। आप गुजरात के पॉइंट्स ध्यान रख लेना, सूरत, अहमदाबाद, खेदा, ये सारे पॉइंट्स लगभग दांडी सब आपको इसी रीजन में मिलेंगे। डेंसली पॉपुलेटेड वाला जो रीजन है गुजरात का, ये वाला इसमें, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश और कोयम्बटूर तमिलनाडु। फिर आगे बढ़े अगर आयरन स्टील प्लांट्स, तो सेम रिपीट हो रहा है। जैसे बोकारो आपने पढ़ा है तो बोकारो यहाँ झारखंड में आ गया, बोकारो के नीचे जमशेदपुर भी आ गया यहाँ पे, जमशेदपुर के बाद में दुर्गापुर, तो दुर्गा फेस्टिवल्स वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं, तो ये बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर सब इधर हो गया। अब क्या है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, भिलाई के बाद में क्या है, विजयनगर एम्पायर था कर्नाटका का, साउथ इंडिया का, और सलेम जो है तो सलेम तमिलनाडु में। क्लियर हुआ, सेलम। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में। तो अगेन सिटीज है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के, नोएडा उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास में, गांधीनगर गुजरात में है, अहमदाबाद के बाजू में लगा दिया आपने, मुंबई फिर एक बार रिपीट हो गया, पुणे मुंबई के थोड़ा और नीचे करके आप वेस्टर्न घाट के इस तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल, आप देखेंगे बेंगलुरु कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु और तिरुवनंतपुरम केरला।
तो ये आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ये आपको सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के सिटीज हो गए। फिर मेजर पोर्ट्स, अब आ जाओ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एक नंबर का मैप वर्क पक्का लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से आना है, जिससे सिर्फ मैप वर्क आना है। तो सारे पोर्ट्स बताए गए, मेजर पोर्ट्स। कहां से शुरू करेंगे, वेस्टर्न कोस्ट से। तो कांडला पोर्ट गुजरात में है, महाराष्ट्र मुंबई पोर्ट हो गया। फिर क्या है, न्यू मैंगलोर सॉरी मार्मागांव पोर्ट गोवा में है। मार्मागांव पोर्ट से नीचे न्यू मैंगलोर पोर्ट कहां पे, कर्नाटका में है। केरला में आपको कौन सा पोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कोच्चि पोर्ट है, ये कोच्चि केरला में है। अब अगर ऐसा आ गया कि वेस्टर्न कोस्टल लाइन का सदर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा है, तो कोच्चि है। लेकिन पूरी कंट्री का मेजर सदर्न मोस्ट पोर्ट अगर पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, टूटिकोरिन विच इज इन तमिलनाडु। ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे चलना चालू करते हैं तो टूटिकोरिन के ऊपर चेन्नई, चेन्नई कहां पे है, तमिलनाडु में। चेन्नई के ऊपर कहां पे, फिर आप चलेंगे विशाखापट्टनम, लैंडलॉक्ड पोर्ट है, विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर पैराद्वीप, पैराद्वीप के ऊपर वेस्ट बंगाल का हल्दिया पोर्ट। फाइन, ये आपको 10 मेजर पोर्ट्स ध्यान रखना है जो पूरी वेस्टर्न कोस्टल लाइन से ईस्टर्न कोस्टल लाइन तक चल रहा है। तो ये 10 कोस्टल पोर्ट्स में से या तो एक पॉइंट आएगा, या फिर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो 6 इंटरनेशनल पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है। दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और चेन्नई में मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर 5th नंबर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेलंगाना। तो आई होप दिस इज क्लियर कि ये 6 एयरपोर्ट ध्यान रखना है। क्या यहां तक सारे मैप सबको रिवाइज हो गए, बताइए, क्या सारे मैप्स सबको रिवाइज हो गए? ठीक है, तो दिस वाज जस्ट द वार्म अप। शुरू करते हैं अब यहां से। अब बारी आ रही है किस चीज की, अब बारी आ रही है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक एमसीक्यू आपको हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पे आएगा। अब वो या तो चैप्टर 1 से क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी या चैप्टर 2 से क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। चैप्टर 1 की क्रोनोलॉजी कहां से शुरू होती है, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद में क्या होता है, नेपोलियन जो है पावर में आता है। नेपोलियन पावर में आने के बाद में 1804 में नेपोलिक कोड लेके आता है। ये नेपोलिक कोड जो लाता है, तो इस नेपोलिक कोड को सिविल कोड कहा जाता है। सिविल कोड के बाद में वो 1815 में हारता है। 1815 में हारने के बाद में ट्रीटी ऑफ वियना इंपोज की जाती है। तो पावर में कौन आता है, ट्रीटी ऑफ वियना इंपोज करने के बाद में कंजर्वेटिव्स पावर में आ जाते हैं। अब ये जो कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं, तो ये कंजर्वेटिव्स भी हारना शुरू करेंगे। कब से, 1830 से। तो 1830 से 1848 के बीच में क्या रहता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन। इस एज ऑफ रेवोल्यूशन में क्या देखते हो कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनता है 1830s में। फाइन, इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है। तो ये आजाद होता है कौन, ग्रीस। साथ ही साथ आप देखते हो कि 1848 फेब में क्या होता है, फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिक बनता है। 1848 में ही आपको क्या देखने को मिलता है कि मिडिल क्लास जर्मन जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी के इवेंट्स बता दे रहा हूं कि चैप्टर में कैसी क्रोनोलॉजी चली थी। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो वो बन जाएगा, या तो चैप्टर 1 से आते हैं, चैप्टर 2 से आते हैं। क्लियर हुआ? तो 1848 में ये हुआ। 1848 के बाद में फिर आप क्या देखते हैं, अब यूनिफिकेशन देख रहे हैं कंट्रीज के। तो 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। 1861 में इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आप क्या, 1871 हो गया, 1861 हो गया। इसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला इवेंट रहता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से शुरू होगा। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स है जिन पे क्रोनोलॉजी अगर बनेगी तो आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल, क्लियर है, यहां तक क्लियर है? सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल क्या जाएगा, सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप की गई थी। तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। क्या क्या उन्होंने, तो आप जैसे देखेंगे उन्होंने आइडियाज पहले इंट्रोड्यूस किए, ला पैट्रिया के, ला पैट्रिया ले सिटियोन के, जिसमें क्या किया, जिसमें दे एम्फसाइज ऑन दी आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। तो वो जो 5 पॉइंटर्स थे अपने, वो आपको ध्यान रखना है। दिस इज फॉर श्योर, दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है। क्या कि सवाल बदलेंगे, सवाल का पूछने का तरीका बदलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। तो कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखना है कि उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग लेके आए, आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ला सिटियोन इंट्रोड्यूस किया।
साथ ही साथ क्या है, स्टेट जनरल की जो मीटिंग होती है तो उसको रिप्लेस करके अब नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली के साथ साथ में क्या है आपको देखने को मिलता है, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, मैट्रिक्स वर कॉमेमोरेटेड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाए, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करते हुए फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया, एक नेशनल लैंग्वेज बनाया। ये क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है, क्या आप इस क्वेश्चन के साथ में कॉन्फिडेंट हो? अब मुझे चैट में बताते चलोगे, क्या आप इस क्वेश्चन के साथ में कॉन्फिडेंट हो? हाँ जी बताओ, आर यू गाइस कॉन्फिडेंट विद दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बनेगा अपने से? चैट में बताते चलना जल्दी जल्दी। यस चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, फेडरिक सूर्य वाली पेंटिंग वगैरह का जो थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स है, एक एक मैं वही कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, मैं कोर एरियाज बताते चलूंगा जहां से डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव आएंगे, जैसे क्रोनोलॉजी पे आ सकता है, ठीक है। फिर क्या है, सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलिक कोड जिसे कहा जाता है, अगेन अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि नेपोलियन ने पावर में आने के बाद में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। तो नेपोलियन ने पावर में आने के बाद में सिविल कोड लाया जिसके चलते सारे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ को खत्म कर दिया नेपोलियन ने, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश करी। उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म करके सारे पीजेंट्स वगैरह को फ्री कर दिया। नेपोलियन ने क्या करा, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो रिमूव कर दिए और लोगों को आजादी दी ट्रेड करने की। साथ ही साथ क्या है, एक कॉमन करेंसी, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम लेके आया। तो नेपोलिक कोड वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर टुडेज एग्जाम। नेपोलिक कोड के बाद में अगर आप आगे बढ़ोगे तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ज़ोल्वेरिन वगैरह देखने को आ सकता है। वैसे प्रोबेबिलिटी है कि चैप्टर 1 या चैप्टर 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो सारे बड़े बड़े टॉपिक, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, तो पॉलिटिकली गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वालिटी की बात हो रही है। सवाल के पूछने का तरीका बदल सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म बताओ। तो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म किस चीज को दर्शाता है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इन पॉलिटिकल सेंस। लिबरलिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। लिबरलिज्म ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन हो। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी लेकिन इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट में विश्वास नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि लिबरल्स एट दैट टाइम वांटेड व्हाट, कि वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को ही मिले। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें तो लिबरलिज्म किस चीज की बात करता है, स्टेट कंट्रोल्ड या फिर स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन से आजादी मिल जाए। तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। इकोनॉमिक नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो इसके चलते क्या है, जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड टेरिटरी बनाई जाए। जैसे उन यूनिफाइड टेरिटरी का एक एग्जांपल आपको क्या था, उन यूनिफाइड टेरिटरी का एक एग्जांपल था ज़ोल्वेरिन, जो कि प्रूशिया के इनिशिएटिव पे बनाई गई थी। ज़ोल्वेरिन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है। फाइन, अब आगे बढ़े अगर तो क्या है, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना हेल्ड इन 1815। ट्रीटी ऑफ वियना किसने साइन करी, तो जैसे आप देखेंगे कंजर्वेटिव्स ने साइन करी। यहां पे ड्यूक मेटरनिक का नाम ध्यान रखना, उसके स्टेटमेंट्स। He considered Giuseppe Mazzini as one of the greatest enemy, ठीक है, of their social order. He said, when France sneezes, rest of the Europe catches cold. Duke Metternich was the chancellor of Treaty of Austria, who hosted the Treaty of Vienna. तो ये ड्यूक मेटरनिक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है जिसे आपको क्या करना है, जिसे आपको ध्यान रखना है ड्यूक मेटरनिक को। अब अगर आगे बढ़े ड्यूक मेटरनिक के बाद में, तो ये ड्यूक मेटरनिक ने जो ट्रीटी ऑफ वियना को लीड किया, तो ट्रीटी ऑफ वियना थी क्या, तो ट्रीटी ऑफ वियना एक एग्रीमेंट था जिसके चलते कंजर्वेटिव्स ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। नेपोलियन ने जो चेंजेस लाया था, तो मेन इंटेंशन इस ट्रीटी का यह था कि नेपोलियन के चेंजेस को रिस्टोर करें। ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया था पावर में। फ्रांस के फर्दर एक्सपेंशन को रोकने के लिए सीरीज ऑफ स्टेट्स एस्टैब्लिश किए। फाइन, साथ ही साथ क्या है, जैसे नए नए जो स्टेट्स बने थे, तो प्रूशिया वाज गिवन द न्यू टेरिटरीज इंक्लूडिंग सैक्सोनी ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली का कंट्रोल दे दिया। फाइन, किंगडम ऑफ नीदरलैंड एस्टैब्लिश कर दी गई थी। तो मेन इंटेंशन जो था, मेन इंटेंशन इस ट्रीटी का यह था कि मोनार्की जो ओवरथ्रो की गई है उसको रिस्टोर कर लिया जाए। तो ट्रीटी ऑफ वियना एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली या ब्रिटेन, उसमें से भी जर्मनी और इटली दोनों में से एक कंट्री पे यूनिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो जर्मन यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी दी गई थी ऑटो वन बिस्मार्क को। अब सवाल ऐसा भी आ सकता है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, उसने क्या किया, तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि
बुद्धू बच्चों की तरह ये मत सोचना कि ऐसा लिखा है तो ऐसा कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना। यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं तो ऑटो वन बिस्मार्क जैसे आप देखोगे तो ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, 7 सालों तक 3 लड़ाइयां लड़ी, किसको हराया, तो प्रूशिया, रशिया और ब्रिटेन को, नहीं किसको हराया, तो लीडरशिप के अंदर में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराया। पर्व कंट्रीज ध्यान रखना जो ट्रीटी ऑफ वियना में थे, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये पर्व कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की थी, ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना उसको, फाइन। बाकी ये जर्मन यूनिफिकेशन में आपको क्या देखने मिलता है कि प्रूशियन एम्पायर 7 सालों तक लड़ाई लड़ता है, 3 देशों को हराता है, 3 देशों को हराने के बाद में यूनिफिकेशन कंप्लीट करता है। अब ये जो यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है तो इसमें डेफिनेटली कि जब यूनिफिकेशन को लीड प्रूशिया ने किया था तो प्रूशियन डोमिनेंस देखने को मिलेगी। इस तरह से ये प्रूशियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, जर्मन यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्रूशिया कंप्लीट हुआ। सिमिलरली इटली के यूनिफिकेशन की बात करें तो 4 कैरेक्टर्स ध्यान रखना इटली के यूनिफिकेशन में, कौन थे, तो पहला कैरेक्टर था, आप देखेंगे कि पहला कैरेक्टर था गुजिपी मजीनी, जिसने कोशिश करी लेकिन बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। अब मजीनी की फेलियर के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, जिम्मेदारी कौन उठाता है, वहां का राजा विक्टर इमैनुअल टू जिम्मेदारी उठाता है और उठा के किसको दे देता है, कैवियर को। तो ये जो कैवियर को जिम्मेदारी देता है राजा, तो कैवियर क्या करता है भाई साहब, यहाँ पे कैवियर जो है काउंट डी कैमिलियो कैवियर जो चीफ मिनिस्टर था, टेक्टफुल तरीके से फ्रांस की मदद लेके क्या करता है, नदन पार्ट ऑफ इटली जो था उसको आजाद करवाता है हैब्सबर्ग एम्पायर से। फिर सदर्न पार्ट जो है उसको आजाद करवाने का काम होता है गुजिपी गैरिबाल्डी का। गुजिपी गैरिबाल्डी एक लंबे समय के तक संघर्ष के बाद में क्या करता है, सदर्न पार्ट ऑफ इटली जो है उसको यूनिफाई करवाता है। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका क्या, गुजिपी, मजीनी, या फिर कह सकते हैं ये चारों कैरेक्टर्स ध्यान रखना है जो इटालियन यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस तरह से आपका इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। फिर आप आगे बढ़े तो डिस्क्राइब द इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स सिचुएशन ऑफ इंडिया। अगर आप यहां पे चैप्टर 2 में कूद रहे हैं, उसके पहले आपको एक बार फिर बता दूं कि क्रोनोलॉजी इस चैप्टर की, चैप्टर शुरू कहां से होता है, महात्मा गांधी इंडिया आते हैं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे, लिख के ले लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये रिपीटेटिव टर्म्स में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या रहा इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, वो अभी अपन देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर क्रोनोलॉजी को समझे हम, तो क्रोनोलॉजी कैसी जाती है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1915 में महात्मा गांधी आते हैं। 1915 में महात्मा गांधी आने के बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी जैसे ही टूर्ड अराउंड द कंट्री, 1917 में वो चंपारण जाते हैं, 1917 में चंपारण जाने के बाद में 1917 में ही खेदा जाते हैं, 1918 में वो कहाँ जाते हैं, खेदा के बाद में अहमदाबाद, 1918 के बाद में अहमदाबाद जाने के बाद में फिर रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट होता है 1919 में। 1919 में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या होते हैं मल्टीपल इवेंट्स 1919 में। तो 1919 में आपको देखने को मिलता है कि रॉलेट एक्ट भी आया, उसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह भी आता है, उसी के चक्कर में मार्शल लॉ भी लगता है, उसी के चक्कर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी होता है, उसी के कंटेक्स्ट में आपको क्या देखने को मिलता है कि खिलाफत कमेटी भी उसके पैरेलल 1919 में ही बन रही होती है। तो ये सारे इवेंट्स 1919 में हो रहे होते हैं। और 1920 में अब बात की जाती है किस चीज की, कि हमें कोई सा बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। तो सितंबर 1920 में क्या किया जाता है, प्रपोजल रखा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, और दिसंबर 1920 में प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। 1921 से मूवमेंट चालू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण। और 1922 से फिर क्या है, 1930 तक एक बड़ा ब्रेक रहता है। इस पूरे इवेंट में 1930 तक एक बड़ा ब्रेक रहता है। अगला इवेंट क्या आएगा 1929 का लाहौर कांग्रेस सेशन, जहां पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, सॉल्ट मार्च स्टार्ट की जाती है 1930 में। सॉल्ट मार्च के बाद में आप देखते हैं डांडी कोस्ट पे पहुंचने के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है 1931। 5 मार्च 1931 को ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जाता है। ठीक है, कॉल ऑफ करने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये पूरी एक क्रोनोलॉजी हो गई आपके चैप्टर की। तो अब इस बेसिस पे अगर क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा तो कर सकते हो, एक बार रिवाइज करवा दिया मैंने। चलो आ जाओ, तो अब इस चैप्टर से अगर हम डिटेल वाले क्वेश्चन देखें तो डिटेल वाले क्वेश्चन में क्या आएगा भाई साहब, डिस्क्राइब द इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया कैसी थी, उसका इंपैक्ट बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सवाल घुमा दिए जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे
सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करी, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनलिज्म को आग दी। तो कैसे भी सवाल पूछा जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर बनाया जा रहा था हमारे ऊपर, ठीक है, जिसके चलते क्या है हमारे ऊपर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, कस्टम ड्यूटीज वगैरह इंक्रीज कर दी गई थी, इनकम टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि वॉर में लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स को पैसे चाहिए थे। फाइन, साथ ही साथ क्या है, प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बढ़ना शुरू हो गए जब टैक्स लगा, तो उससे क्या है कि आम जनता जो थी, कॉमन पीपल वर सफरिंग। फिर फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, कि जबरदस्ती लोगों को कहां ले जाया जा रहा था, सोल्जर्स बनाया जा रहा था, आर्मी में ले जाया जा रहा था, ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, जहां हमारे लोग तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, तो ऐसी लड़ाई लड़वाई जा रही थी, इसलिए लोगों के अंदर रेजेंटमेंट था, गुस्सा था। और इन्हीं सारी समस्याओं के चलते क्रॉप फेलियर और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जैसी बीमारी भी फैल रही थी, जिसके चलते आम जनता परेशान हो गई थी। तो ये सारे कारण थे जिससे लोगों ने क्या किया, लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कारण ठहराया उनकी परेशानियों का और एकजुट होना शुरू हो गए। आगे बढ़े, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे ना, तो पूरे चैप्टर में दो ही बड़े टॉपिक्स हैं। क्या हैं दो बड़े टॉपिक्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आपको क्या देखना है कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये क्या है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, तो दोनों का टाइमलाइन पहले देखो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था कॉपरेशन विड्रॉ करने से लेकर, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉपरेशन विड्रॉ भी करना है और डिसओबे भी करना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी। फाइन, साथ ही साथ क्या है कि इन दिस मूवमेंट वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेटेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ब्रॉड मूवमेंट में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। फाइन, अब इसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया कब, एक साल के बाद में 1922 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकिन कॉल ऑफ किया गया था कब, वही एक साल के बाद में, लेकिन 1931 में। ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कॉल ऑफ हुआ था और ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद साइन ऑफ हुआ था। डिटेल्स पकड़ते चलना, जैसे गांधी इरविन पैक्ट और ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं इन पे क्वेश्चन बन के आ जाता है डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या कि व्हाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लोली ग्रेजुअली स्लो डाउन क्यों हुआ टाउन्स और सिटीज में। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आप देखने को मिलता है कि 4 पार्टिसिपेंट्स है उसमें, टाउन्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कंट्री साइड में पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल एरियाज में पार्टिसिपेट किया, प्लांटेशन फील्ड्स में पार्टिसिपेट किया। सवाल तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर हम हाई प्रोबेबिलिटी जोन लेते चले, तो जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स और सिटीज में क्यों ग्रेजुअली स्लो डाउन हुआ, क्योंकि आपको क्या देखने को मिलता है, टाउन्स और सिटीज में एक तरह से क्या हो रहा था, टाउन्स और सिटीज में आप देखें खादी एक्सपेंसिव था और जो लोगों ने इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया था, तो वो लंबे समय तक बॉयकॉट नहीं कर सकते थे, उनको वापस जाना पड़ा वहां पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन टू कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, देयर वर नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लिमिटेशन थी टाउन्स में। अब कंट्री साइड में क्या लिमिटेशन थी, वायलेंस हो जाता था। प्लांटेशन में क्या लिमिटेशन थी, तो प्लांटेशन वर्कर्स तो बेचारे अपने घर तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। पार्टिसिपेंट्स भी पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप जिस देखेंगे तो ऐसे ये वाला जो पार्ट है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट से जुड़ा हुआ है और उनकी लिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। तो जैसे बताया गया कि कंट्री साइड में क्या, बाबा रामचंद्र जो थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो उन्होंने मिलकर अवध किसान सभा बनाई। और नॉन कंट्री साइड में द मूवमेंट वाज मोर अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, तो नाई धोबी बंद वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया, ये सारी चीजें की गई, लेकिन एट टाइम्स मूवमेंट वायलेंट हो जाता था। अब कंट्री साइड पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना कि सिर्फ विलेजेस का नहीं होगा, कंट्री साइड में तो ट्राइबल एरियाज भी आएंगे। तो ट्राइबल एरियाज के बारे में आपने लिख दिया कि अलूरी सीताराम राजू एक लीडर थे जिन्होंने मूवमेंट को लीड किया, ठीक है। और कह सकते हैं कि ट्राइबल लीडर थे जो, अब लेयर्स अगर खोलते चलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट सेगमेंट से क्वेश्चन आए, लेकिन ब्रॉड एरियाज अगर कवर कर लोगे तो सब कुछ कवर कर लिया है। तो अलूरी सीताराम राजू कौन थे, तो एक ट्राइबल लीडर थे जिनका आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसा मानना था लोगों का कि ही इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, ही कुड कैप्टिवेट द शॉट ऑफ बुलेट, ठीक है। गोलियां भी जो चलती थी ना, तो वो गोलियां भी सह जाते थे।
मैं आप लोगों से बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारी बातचीत नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। आप 2 घंटे में जितना ज्यादा रिवाइज कर सको, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता सकूं, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बातें होती रहेगी जब तुम पेपर दे के आओगे, जब तुम चारों तरफ बता दोगे क्या कि हमने हमारा पेपर बेस्ट तरीके से दिया है, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, तब बातें करेंगे। ठीक है? तो ट्राइबल्स यूज्ड वायलेंस इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल लॉज। तो ट्राइबल्स या फिर कंट्री साइड में लिमिटेशन यही रहती थी कि वो वायलेंट हो जाते थे। अब आ जाओ, अब जो ट्रूथ पीरियड रहा पूरा, वहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। कौन से ट्रूथ पीरियड? जैसे अगर आप देखोगे तो साइमन कमीशन को कौन हेड कर रहा था? सर जॉन साइमन। स्वराज पार्टी के लीडर कौन थे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। तो इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन वहां से बनेंगे ट्रूथ पीरियड से। 1929 का कांग्रेस सेशन जो था, लाहौर सेशन में हुआ था, पूर्ण स्वराज उसका आउटकम था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बनेंगे। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करो तो जैसे सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने क्यों सॉल्ट को एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज किया? क्योंकि सॉल्ट वाज समथिंग व्हिच वाज कंज्यूम्ड बोथ बाय पुअर एंड रिच अलाइक। ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली को दर्शाता था कि कितने क्रूअल है ये लोग कि इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है? तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों एज ए सिंबल इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मूवमेंट में जोड़ सकते थे, और इसी के लिए महात्मा गांधी ने सॉल्ट को 11 डिमांड्स में रखा था। ध्यान रहेगा। तो ये सॉल्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखें तो कल्चरल प्रोसेसेस क्या रही जिसके थ्रू हमने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इंडिया में डेवलप करी है। अगेन 5 नंबर का मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो 5 नंबर में एक सवाल यह भी आता है कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप की गई, किसके बीच में? हमारे लोगों के बीच में। ठीक है? इंडिया में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप की गई? सिर्फ यूनाइटेड स्ट्रगल से नहीं, कल्चरल प्रोसेसेस भी रही हैं। तो सवाल बहरूपिया होता है मेरे दोस्त, आखिरी बार सुन लो, सवाल बहरूपिया होता है, वो अलग अलग तरह से पूछा जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखना है। तो क्या हो रहा है? कल्चरल प्रोसेसेस क्या थी? जैसे इमेजेस वगैरह बनाई गई भारत माता वगैरह की। ठीक, साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है क्या? सॉन्ग्स वगैरह लिखे गए, जैसे वंदे मातरम सॉन्ग्स लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर फोक टेल्स, फोक लोर्स को कलेक्ट किया गया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, नितिशा शास्त्री, ये खुद जा जाके क्या करते थे? फोक टेल्स कलेक्ट करते थे, जिनके थ्रू लोगों को एकजुट किया जा सके। अगली चीज क्या है? अगली चीज आइकन्स और सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे फ्लैग्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया। स्वदेशी फ्लैग बनाया गया, स्वराज फ्लैग बनाया गया। तो स्वदेशी फ्लैग किस समय बनाया गया था? स्वदेशी मूवमेंट के समय। स्वराज फ्लैग महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम बनाया। तो ये फ्लैग्स की डिटेल्स की स्वदेशी फ्लैग पे क्या है? 8 लोटस है। ध्यान आ रहा है? सारी चीजें रिकॉल करते चलो। तो ये यानी जो पूरा टॉपिक है, टॉपिक अपने आप में क्या करता है? एक पोटेंशियल 5 नंबर का क्वेश्चन लेके चलता है और एग्जाम में आता भी है। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार सेशन खत्म होगा उसके बाद में आप देख के जाओगे, रिवाइज करके जाओगे। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क रूट्स इन द प्री मॉडर्न पीरियड इन द फील्ड ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड रिलीजन। अगर हम चैप्टर 3 पे चले, चैप्टर 3 है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से आपको एक बहुत पोटेंशियल टॉपिक क्या है वो कि सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? तो बेसिकली प्री मॉडर्न वाइब्रेंट। ठीक है? सिल्क रूट क्या है? जो क्रिश्चियन एरा में रहा, 15वीं सेंचुरी तक फ्लरिश करा, एक ऐसा रूट, प्री मॉडर्न वाइब्रेंट ट्रेड रूट, जिसके थ्रू लोग क्या करते थे? गुड्स का मूवमेंट करवाते थे, जिसके थ्रू लोग आपको क्या देखने को मिलता है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। ये सिल्क रूट था। तो अलोंग द सिल्क रूट द सिल्क कार्गोज फ्रॉम चाइना। ठीक है? तो चाइना से सिल्क कार्गोज जाती थी, इसीलिए उसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। इंडिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल जाता था, और बदले में यूरोप से गोल्ड और सिल्वर आता था उसी रूट के थ्रू। और ये सिर्फ ट्रेड रूट नहीं था। सवाल ये आ गया कि हाउ सिल्क रूट वाज नॉट जस्ट दी ट्रेड रूट। ठीक है? वो क्या था? वो एक कल्चरल रूट भी था। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, मुस्लिम कह सकते हैं प्रीचर्स, ये भी इसी रूट के थ्रू आए। तो ट्रेड एंड कल्चरल बोथ वेंट हैंड इन हैंड। ठीक है? सिल्क रूट की सिग्निफिकेंस ट्रेड और कल्चर दोनों के कंटेक्स्ट में रही है। तो ये वो वाली चीज हो गई। आगे बढ़े, अगला क्या है? ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीजेस। तो ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीजेस, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर अपने आप में बहुत छोटा, क्रिस्प और प्यारा सा चैप्टर है। उस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि 2 ही टॉपिक प्रोमिनेंट है कि ये कैसे डिसीजेस ने अमेरिका के कंक्वेस्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अब उसका पूछने का, सवाल का तरीका बदल जाएगा। तो आपको वही लिखना है कि यूरोपियंस जो थे वो क्या थे?
इम्यून नहीं थे किस चीज के, स्मॉल पॉक्स जैसी डिसीजेस के। और जब जो नेटिव अमेरिकन थे वो इम्यून नहीं थे, और जब यूरोपियंस वहां पहुंचे तो उसके पहले कि यूरोपियंस की बम गोले बारूद कुछ कर पाते, ठीक है, अमेरिकन नेटिव जो थे वो डिसीजेस से ही मरते चले गए। तो डिसीजेस इस तरह से क्या करती है, डिसीजेस इस तरह से उन्हें एक मौका देती है किस चीज का, टू स्टैब्लिश डोमिनेंस, किसको, यूरोपियंस को। तो वही वाली चीज है कि ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज जो है, डिसीजेस ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब चैप्टर अगर हम हिस्ट्री का आगे बढ़े, लास्ट चैप्टर मेकिंग क्या बोलते हैं, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। तो अब एक बार तेजी से सारे फैक्ट्स रिवाइज करेंगे। जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है अकॉर्डियन बुक। बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है तो डायमंड सूत्रा लिखते हैं, ओल्डेस्ट जापानीज बुक। कितागावा उतामारो वाज द पर्सन जिन्होंने आर्ट फॉर्म डेवलप किया, उक्यो। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कोरियन बुक प्रिंटेड विद मूवेबल मेटल टाइप क्या है, जिजिकी। मार्टिन लूथर किंग ने 95 थीसिस लिखे थे। मार्टिन लूथर उसके बाद में ग्रिम ब्रदर जो थे तो उन्होंने ट्रेडिशनल फोक टेल्स को कंपाइल किया था बच्चों के लिए, ग्रिम ब्रदर्स ने। साथ ही साथ क्या है, हफीज जो है तो हफीज ऑफ दीवान, ठीक है, ये बॉक्स में डिटेल और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे ये जयदेवा, गीता गोविंद जो है, गीता गोविंद वाज रिटन बाय जयदेवा, ये बॉक्स की डिटेल और ये सैंपल पेपर में आई है प्रीवियस ईयर्स में, तो प्रोबेबिलिटी की पूछा जा सके एग्जाम में इज हाई, ठीक है। तो ये बॉक्स की डिटेल बता रहा हूं। जेम्स ऑगस्टस हिकी क्या थे, इंग्लिश मैन थे जिन्होंने बंगाल गैजेट वीकली मैगजीन लिखी थी। साथ ही साथ गंगाधर भट्टाचार्य क्या है, एक इंडियन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम भी बंगाल गैजेट था, लेकिन ये क्या था, ये न्यूज़पेपर था। राजा राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्मर थे जिनके न्यूज़पेपर का नाम संबंध कुमुदी था। हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को काउंटर करने के लिए जो न्यूज़पेपर चलाया उसका नाम था समाचार चंद्रिका। साथ ही साथ आप क्या देखेंगे कि दो और पर्शियन न्यूज़पेपर वगैरह चलते थे जिनका नाम था जाम ए जहांनामा और शमशूल अखबार। साथ ही गुजराती न्यूज़पेपर एक चलाया जाता था। तो सारे न्यूज़पेपर्स के नाम ध्यान रखना, जिसका नाम था बॉम्बे समाचार। देवबंद सेमिनरी स्टैब्लिश किया गया था मुस्लिम्स के द्वारा, इस डर में कि कहीं रिलीजियस अथॉरिटीज की सिग्निफिकेंस कम ना हो जाए, जो कि फतवा इशू करता था फॉर मुस्लिम्स। राज सुंदरी देवी वॉज दी फीमेल ऑथर जिन्होंने अपनी फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अमर जीवन, ठीक है। काशी कैलाश भाषनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, ये वो महिलाएं हैं, ये वो वुमेन ऑथर हैं जिन्होंने खुल के वुमेन लाइफ के बारे में लिखा। साथ ही साथ क्या है, खालसा ट्रैक सोसाइटी की अगर बात करें तो पंजाब में खालसा ट्रैक सोसाइटी थी जो बुकलेट्स लिखती थी ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड वुमेन। वैसे ही ज्योतिबा फुले जो थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक नाम मिसिंग है, राम चड्डा। बताओ राम चड्डा की बुक का नाम क्या है, नाम क्यों नहीं है राम चड्डा, लेकिन यहाँ राम चड्डा जो थे उनकी बुक का नाम बताओ जिन्होंने विमेन के कंडक्ट के ऊपर बुक लिखी। इन दी चैट तेजी से बताओ मुझे राम चड्डा की बुक का नाम क्या है, ठीक है, राम चड्डा की बुक का नाम क्या है बताओ। तो वो हो गया, राम चड्डा की बुक का नाम था स्त्री धर्म विचार। ज्योतिबा फुले की बुक थी गुलामगिरी जिसमें उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में लिखना। लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में आया लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ के ऊपर, जिनकी बुक थी, जिनकी स्टोरीज कंपाइल हुई थी, बुरी आयर सद, ठीक है। फिर क्या है, काशी बाबा एक कानपुर के वर्कर थे, मिल वर्कर, जिन्होंने छोटे और बड़े के सवाल के नाम से अपनी बुक लिखी, जिसमें वो क्या है, कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में लिखते हैं। सुदर्शन चक्र अगेन एक कानपुर मिल वर्कर का पेन नेम था जिसके अंडर में उनकी सारी पोम्स कंपाइल की गई थी सच्ची कविताएं के नाम से। बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर था केसरी, और बटाला पब्लिकेशन बंगाल में जो था वो एक एरिया को डेडिकेटेड था जहां पे सब प्रकार की किताबें छापी जाती थी। तो ये सारे जो नाम है, सारी जो बुक्स थे इस चैप्टर से, उस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो वो ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग अ लॉन्ग क्वेश्चन इज वेरी लो। चैप्टर 1 और 2 से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा एक, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते की प्रोबेबिलिटी कम है, थोड़ी सी केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो जैसे एक क्वेश्चन जो प्रोमिनेंट बनता है वो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो प्रिंट का कंट्रीब्यूशन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे से बताया गया कि प्रिंट से सबसे पहले क्या, एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडिया पॉपुलराइज हुए। फाइन, प्रिंट के आने से क्या हुआ कि एक नया कल्चर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हुआ।
प्रिंट के आने से क्या है, आउटपोरिंग ऑफ लिटरेरी मटेरियल हुआ, जिसको पढ़ के लोग क्या करने लगे, जिसको पढ़ के लोग क्वेश्चन करने लगे कि राजा के मजे और जनता के सजे, ठीक है, मतलब जनता सजा भोग रही है और राजा मजा कर रहा है। तो दिस ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल टू थिंक इन अ वे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। लेकिन कंक्लूजन में क्या लिखना है कि लोग सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ रहे थे, लोग अच्छा पढ़ते थे तो उसका अपोजिट भी पढ़ते थे, और इस कारण से पॉसिबिलिटी दोनों तरह से होती थी कि लोग इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं और लोग इन्फ्लुएंस ना भी हो। समझ गए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अगेन इस चैप्टर का एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला एरिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है भाई साहब, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉ इशू किया गया था, जिसके चलते हमारी जो वर्नाकुलर प्रेस थी उनको कंट्रोल किया जाए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों पास किया गया, क्योंकि आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको क्या देखने को मिलता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स दी लोकल पब्लिकेशंस या फिर लोकल पब्लिशिंग हाउस चेंज हो गया। उन्हें लगा कि लोकल पब्लिकेशन हाउस जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन लोकल पब्लिकेशन हाउसेज ने एक तरह से क्रांति लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसीलिए 1878 में एक लॉ लाया जाता है, जिसके चलते क्या किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि अब कौन क्या लिख रहा है इस चीज को चेक किया जाए। ठीक है, लोकल पब्लिकेशन हाउस कुछ भी ना लिखे, अगर वो कुछ सेडिशियस लिख रहे हैं तो उनको वार्निंग दी जाएगी, और वार्निंग के बावजूद भी अगर वो नहीं माने तो फिर क्या किया जाएगा, उनकी मशीनरी कन्फिस्केट कर ली जाएगी, छोड़ा ली जाएगी। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 ध्यान रखना है। आ जाओ भाई साहब, वेलकम। ठीक है, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑन पुअर पीपल एंड वुमेन इन इंडिया। प्रिंट टेक्नोलॉजी का पुअर पीपल और वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो अगर आप इस कंटेक्स्ट को देखोगे तो ये पूरे चैप्टर के सारे फैक्ट्स कवर करते हुए आता है कि पुअर पीपल और वुमेन, ये दो ऐसे सेक्शन है जो यूरोप के केस में भी और इंडिया के केस में भी, दोनों के केस में बताए गए। पुअर पीपल और वुमेन के ऊपर सब्जेक्टिव छोटे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इफेक्ट ऑफ प्रिंट ऑन दी पुअर पीपल आप क्या देखेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह एस्टैब्लिश करी, और इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा गया है स्पेसिफिकली, तो पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह एस्टैब्लिश करी, बहुत सारे लोग लिखने लगे जैसे काशी बाबा वगैरह, ठीक है, ज्योतिबा फूले वगैरह वो लिखते थे ये सब कुछ। विमेन के कंटेक्स्ट में आप क्या देखेंगे कि लिबरल विमेन, लिबरल हस्बैंड्स और वो लिबरल फैमिलीज जो थी वो तो अपने महिलाओं को पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव जो थे वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो जो पढ़ाना नहीं चाहते थे तो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी नेम्स सच एज राज सुंदरी देवी हो गया, कैलाश भाषनी देवी हो गया, ठीक है, पंडिता रामाबाई हो गया, जिन्होंने क्या करा, दे डिफाइड सच अथॉरिटीज एंड रोट अबाउट विमेन। क्लियर हुआ? तो विमेन और वर्कर, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रोबेबल हो जाता है। आगे बढ़े, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब अगर हम ज्योग्राफी शुरू करें तो ज्योग्राफी में सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से, ज्योग्राफी में आपका 3 नंबर का ऑलरेडी मैप वर्क आ रहा है, 17 नंबर की ज्योग्राफी बच रही है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो 5 नंबर का क्वेश्चन पीछे वाले चैप्टर जो हैं, पीछे वाले चैप्टर से मेरा क्या तात्पर्य है, चैप्टर 4, 5, 6 एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मिनरल्स से आएगा। अब इन 3 चैप्टर में भी हमें पता है क्या कि इन 3 चैप्टर में भी कौन कौन से क्वेश्चन है जो 5 नंबर के लायक है। तो आगे के जो चैप्टर है इसमें 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन है। जैसे आपको क्या देखने को मिलता है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या प्रॉब्लम होगी, तो आपको देखने को मिलता है कि डिप्लीशन होगा रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन कुछ ही लोगों के हाथ में होगा, सोसाइटी हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाएगी। फिर ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसी सिचुएशंस, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। गॉट इट? चलो, अब व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर। रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग पूछी जाती है, जिसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हो, फिर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करते हो, आप उसका एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हो कि कैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आप टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पता करते हो कि कैसे रिसोर्सेस को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले आइडेंटिफिकेशन, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वगैरह सब पता लगाया जाता है, कहां है रिसोर्स, कितना है। दूसरा क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि क्या मशीनरी लगेगी, क्या सारी चीजें लगेंगी वो। और तीसरा क्या है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहे, वो ओवरऑल पूरी कंट्री में उसका डेवलपमेंट हो। तो रिसोर्स
3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग के बाद में आता है लैंड डिग्रेडेशन। अब सुनो मेरी बात, एक ऑब्जेक्टिव तय है इस चीज पे आएगा कि लैंड डिग्रेडेशन का कहां क्या कॉज है। जैसे माइनिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वाले स्टेट्स में। लैंड डिग्रेडेशन के बाद में आपको देखने को मिलता है ओवरग्रेजिंग एक कॉज होता है लैंड डिग्रेडेशन का। तो ओवरग्रेजिंग कहां हो रही है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र है वहां पे लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है, या फिर ओवरग्रेजिंग के कारण किन स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, कान पकड़ नहीं होता है ना। तो वही है कि सवाल को ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि ट्विस्ट होके आएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलेंगे। कैसे कि एक स्टेटमेंट दे दिया, वहां पे पूछ लिया धीरे से कि राइज इन टर्शियरी सेक्टर का कारण बताओ। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि क्वेश्चन ट्विस्ट होके आएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा फोकस करके अगर वहां देखोगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट्स क्योंकि वही रहना है। जैसे यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। ओवर इरिगेशन एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, माइनिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन एक कारण है। अब ये 3 कारणों के बारे में स्टेट्स बताए गए, जैसे ओवर इरिगेशन किन स्टेट्स में हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जहां खेती ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कॉज और कंसिक्वेंस, सॉरी, कॉज के बाद में ये तो समस्या हो गई, समाधान बताओ। तो अगर माइनिंग कॉज है तो माइनिंग को रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, वो सारी चीजें। वैसे अगर आप देखोगे ओवर ग्रेजिंग अगर कॉज है तो ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए, अगर डिफॉरेस्टेशन एक कॉज है तो फॉरेस्ट लगाए जाए। क्लियर हुआ? तो कॉज का ही अपोजिट लिखना है किस चीज में, आपको कंजर्वेशन में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, चैप्टर 1 से आपको किसी भी क्रॉप को डिटेल में पूछा जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पूछा जाएगा भी अगर क्रॉप को तो आप सॉरी क्रॉप बोल रहा हूं, किसी भी सॉइल को आपको डिटेल में पूछा जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। डिटेल में क्या पूछा जाता है, डिटेल में ये पूछा जा सकता है क्या कि आप क्या करो, आप जैसे 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे और 4 स्टेटमेंट देने के बाद में आपसे पूछेंगे कि सॉइल को आइडेंटिफाई करो। हमारा थंब रूल यही था जो हमने चार्ट बनाने के समय सीखा था कि हर सॉइल के बारे में हमें एरिया पता हो, उस सॉइल में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, उस सॉइल के अंदर होता क्या, और सॉइल के एक्स फैक्टर। जैसे एक्स फैक्टर में हमें पता है कि एलुवियल सॉइल में खादर और भांगर होती है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी पूरा डिटेल में बड़ा क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्रॉप सॉइल के बारे में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना है आपको कि सॉइल के बारे में डिटेल में बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। सॉइल के बारे में क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या छोटे क्वेश्चन। जैसे लीचिंग क्या होता है बताओ, किस सॉइल में देखने को मिलती है आपको, तो लेटराइट सॉइल में होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दो जरा मुझे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सॉइल के किस चीज को पूछेंगे, जो सॉइल के फीचर को पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये सॉइल के ऐसे आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और सॉइल के पॉइंट्स देने के बाद में आपसे क्या पूछा जाएगा, सॉइल के पॉइंट्स देने के बाद में ऐसा सारी सॉइल्स के केस में हो सकता है। जैसे यहां राइट आंसर क्या हो रहा है आपका, ठीक है, यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, यहां आपका राइट आंसर हो जाता है कि रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग लेटराइट सॉइल, बी, यस, बी 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 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बी इज द राइट आंसर, शाबाश। तो अभी तक जितने, एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूं फिर बात करता हूं, 2 मिनट तुमसे रुको। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करके नहीं जाना है, वो सवाल वहां है और वहीं पे उसका जवाब है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 3 ऐसे एरियाज हैं। 3 एरियाज कौन से हैं, जैसे क्या है कि कम्युनिटीज ने कैसे कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे जो होता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां पे अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसी एक चीज क्या है, इसको थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा कि आप बताओ एक जगह है जहां पे लोग क्या करते हैं, लोग एक तरह से सरकार के साथ मिलकर जंगल बचाते हैं, तो ये किस तरह का एक एग्जांपल है। तो आप देखेंगे कम्युनिटी इन कंजर्वेशन का, जिसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक एग्जांपल हो गया। तो ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं, ठीक है। उस थ्योरी को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। तो अब अगर पूछा जाए कि हाउ कम्युनिटीज हैव प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन, तो 5 पॉइंटर्स अपने जो बनेंगे कि जैसे आप देखेंगे सिरिस्का टाइगर रिजर्व में लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को साइड करते हुए वहां पे क्या किया,
हंटिंग वगैरह को और माइनिंग एक्टिविटीज को सबको बैन करवा दिया। फाइन। फिर उसी के साथ साथ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान था, जहां पे 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को क्या डिक्लेयर कर दिया, भैरवदेव धाकब सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। साथ में चिपको मूवमेंट जो चला हिमालयस में, तो उससे क्या हो गया कि डिफॉरेस्टेशन को रोका गया। बीज बचाओ आंदोलन इन तहरीर नवदन्या एक ऐसा एनजीओ जिसने क्या किया कि ट्रेडिशनल सीड्स को कंजर्व किया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि 1988 में स्टार्ट हुआ उड़ीसा से, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कम्युनिटीज विलेजर्स ने मिलके किसको कंजर्व किया, फॉरेस्ट को। इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, जब भी हार्वेस्ट होगी तो सक्सेसफुल हार्वेस्ट पे टिम्बर मिलेगा और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स वो जंगल से ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कम्युनिटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कंजर्वेशन में। अब सरकार ने क्या किया कंजर्वेशन के लिए, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे पास किया सरकार ने। आपको क्या देखने को मिलता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह स्टैब्लिश करी, नेशनल पार्क्स स्टैब्लिश करे। सरकार ने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चलाए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। तो वो वाला टॉपिक जो कि सरकार ने क्या किया और कम्युनिटी ने क्या किया कंजर्वेशन के लिए, ये थ्योरी पे आता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, 3 टाइप के, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेक्शन, किससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि परमानेंट फॉरेस्ट क्या होगा कि रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को जोड़ दोगे। परमानेंट फॉरेस्ट का हाईएस्ट शेयर कहां पे, मध्य प्रदेश। तो ये फैक्ट्स जो हमने पूरे साल पढ़े हैं बार बार इन पे ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, इन फैक्ट्स पे ऑब्जेक्टिव आएंगे और थ्योरी क्वेश्चंस मैं आपको बताते चल रहा हूं। फिर क्या है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब वाटर रिसोर्सेज चैप्टर, अगेन वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, कि केस बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो वाटर रिसोर्सेज में आप केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस बताओ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, वाटर सप्लाई होता है, फ्लड कंट्रोल कर सकते हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, इनलैंड नेविगेशन होता है, फिश ब्रीडिंग होती है। तो एडवांटेज पूछ लें, इंपॉर्टेंस पूछ लें, किसी भी तरह से, ठीक है, व्हाई डैम्स आर नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, आपको क्या है ना कि सवाल बहरूपिया होता है, वो चीज समझ के रखना है बस। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा। साथ ही साथ क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन टाइप बन के आने की प्रोबेबिलिटी है। 5 नंबर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स जिसपे सीधे सीधे पॉइंटर से 3 नंबर में पूछ लिया कि एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताओ, तो एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो श्रृंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद में आपको एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने टाइम पीरियड में अगर आप देखते हैं तो इरिगेशन वर्क्स के लिए सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं लेक्स, डैम्स और इरिगेशन सिस्टम डेवलप करता है। साथ ही साथ क्या है, आपको सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन नेटवर्क देखने को मिलते हैं कलिंग, कोल्हापुर, नागार्जुन कोंडा और बेनूर जैसी जगह में। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको भोपाल में देखने को मिलता है जो 11th सेंचुरी में बना था। 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने अपने लिए हौस खास के लिए, मतलब सिरी फोर्ट को पानी सप्लाई करने के लिए हौस खास टैंक बनवाई थी। तो ये 5 पॉइंटर जो हैं एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के, वो ध्यान रखिएगा, एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर। एग्रीकल्चर चैप्टर में अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर चैप्टर में देखो थ्योरी पार्ट बहुत कम है। एग्रीकल्चर चैप्टर में क्वेश्चन कहां से आएगा, या तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग वाली जो चीज है, ठीक है, वो थ्योरी में पूछा जा सकता है। और उससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली चीज बताऊं मैं तो क्रॉपिंग सीजन की, राबी, खारिफ, जैद वाला जो क्रॉपिंग सीजन है, इस पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने सीखा है कि खारिफ सीजन क्या होता है, आपकी स्कूल का टर्म 1 होता है, राबी सीजन टर्म 2 होता है, और ये गर्मी की छुट्टियां होती है। तो खारिफ सीजन ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ क्रॉप सो की जाती है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती है। क्रॉप्स जैसे पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप कहलाती है। ध्यान आया? राबी क्रॉप जो आपकी टर्म 2 मतलब अक्टूबर नवंबर में सो की जाती है, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट हो जाती है। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी उसकी क्रॉप्स के एग्जांपल हो गए। ठीक, तो वैसे ही जेड जो है तो शॉर्ट सीजन समर क्रॉप्स होती है, जैसे मस्क मिलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर वगैरह। ये तो ये तीनों क्रॉपिंग सीजन ध्यान रखना है। अब बात करें किस चीज की, ठीक है, कि इस चैप्टर से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर से क्या है कि क्रॉप्स जो हैं, तो उन क्रॉप्स पे या तो बेवरेज क्रॉप या फिर वीट या राइस, इन क्रॉप पे थ्योरी क्वेश्चन बनेगा,
नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है एग्रीकल्चर चैप्टर से। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जैसे वो बता दिया, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ये वाला टॉपिक है। और एक सबसे प्रबल दावेदार जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंस रखता है अपनी थ्योरी क्वेश्चन बन के आने का, वो टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आप क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद से कलेक्टिवाइजेशन वगैरह पे फोकस किया गया कि लैंड कंसोलिडेशन, लैंड होल्डिंग वगैरह पे, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के बाद में क्या है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह स्टैब्लिश की गई, ठीक। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टैब्लिश की गई ताकि क्रेडिट मिल सके। तो शुरुआती फेज में आपको क्या देखने को मिलता है कि लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। 1960s-70s में ग्रीन रेवोल्यूशन लाके प्रोडक्शन बढ़ाने का भी प्रयास किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाके, व्हाइट रेवोल्यूशन लाके प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे सब जगह फायदा नहीं मिला। इसके लिए क्या है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाते हैं 1980s में, जिसमें ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश किए गए, स्पेशल बुलेटिन्स वगैरह चलाई गई, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा अनाउंसमेंट दिया गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह चलाई गई। ये सारी चीजें की गई कब, ये सारी चीजें की गई 1980s के बाद कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो 3 फेजेस में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी क्रॉप्स। तो क्रॉप्स का थंब रूल क्या है कि हर क्रॉप का कोई कल्टीवेशन सीजन होता है, कोई टेम्परेचर होता है, कोई एनुअल रेनफॉल होती है, हर क्रॉप किसी क्षेत्र में ग्रो होती है और हर क्रॉप का कोई एक्स फैक्टर है। तो ये जो एक्स फैक्टर वाली चीज है ये आपसे पूछी जा सकती है किसमें, शॉर्ट क्वेश्चन वाली चीज टाइप में, जैसे पल्सेस के बारे में बताओ, पल्सेस क्यों इंडिया में ज्यादा कंज्यूम होती है, ये सारी चीजें। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है तो वैसे बनेंगे जैसे स्टेटमेंट्स दे दिए, क्रॉप आइडेंटिफाई करो कौन सी क्रॉप है, विंटर में सो होती है, ठीक है, ब्राइट सनशाइन चाहिए रहती है, हार्वेस्ट के समय पे उसको क्या चाहिए रहता है, ब्राइट सनशाइन, और सोइंग के टाइम पीरियड पे कूल पीरियड चाहिए रहता है। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से सवाल बनते हैं क्रॉप्स के ऊपर। ये क्रॉप्स का पूरा चार्ट जो है एक बार आपको नजर दौड़ाना है, मैंने पढ़ाते समय पूरा चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स में भी वही केस रहेगा। नॉन फूड क्रॉप्स में क्या जाएगा, शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है इसको हम बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगर पूछ लिया कि ऑरेंजेस कहाँ हैं, तो नागपुर के ऑरेंजेस हैं, ठीक है, वही पूछ लिया एप्रिकॉट और एप्पल्स कश्मीर के हैं। तो जो अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है, गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश, तो कौन सी फसल कहां मिल रही है, वो वाली चीज। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला पार्ट जो है, तो नॉन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हो गई, अब फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हो गई, अब नॉन फूड क्रॉप्स। तो जैसे रबर, कॉटन, जूट, तो रबर, कॉटन, जूट को भी उसी कंटेक्स्ट में हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल यूज किस क्रॉप का है, तो रबर का है। टेक्सटाइल किस क्रॉप से बन रही है, कॉटन से बन रही है। गोल्डन फाइबर किस क्रॉप को कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। तो उस चार्ट की जो टेक्निक हमने अपनाई है, उस चार्ट की टेक्निक में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आ जाओ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सुनो मेरी बात, 5 नंबर का क्वेश्चन एक ज्योग्राफी से आएगा। अब ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है, ये या तो मिनरल्स से आएगा, या एग्रीकल्चर चैप्टर से आएगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आएगा, क्योंकि दिस इज दी पैटर्न। तो अब एग्रीकल्चर चैप्टर में तो हमने देख लिया, जैसे या तो स्टार्टिंग में आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन कि आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस या कमर्शियल फार्मिंग बताओ, या फिर पीछे से टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे आएगा, जिसपे हम बड़ा दाव लगा रहे हैं कि उससे आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब मिनरल्स एंड एनर्जी से अगर बात करें, तो मिनरल्स एंड एनर्जी से बड़ा क्वेश्चन एक ही दिखता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स क्या है, तो मोड ऑफ अकरेंस है मिनरल्स वेन्स और लोड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मिनरल्स पाए जाते हैं बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में। मिनरल्स पाए जाते हैं रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है, कि वेदरिंग के बाद में जो मटेरियल बच गया उस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। फिर प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में मिनरल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो वैली एरियाज में मिलेंगे, और मिनरल्स मिलते हैं ओशन में। तो ये 5 मोड ऑफ अकरेंस होती है मिनरल्स की। अब वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में आपको जिंक और लेड वगैरह मिल जाएंगे। बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएंगे, कोल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, तो कोल और आयरन ओर मिल जाएगा। रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में आपको मिलेगा बॉक्साइट। वैसे आप देखोगे प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में आपको मिलेगा गोल्ड, सिल्वर, और ओशंस में आपको क्या देखने को मिल जाता है,
ओशियंस में आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये जो मटेरियल है जैसे सॉल्ट हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये ओशियंस में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल। सूटेबल एग्जांपल से आप बताओ कि मिनरल्स हमारी लाइफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर से बहुत डाइवर्स क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल है, मोड ऑफ अकरेंस पूछेंगे या फिर यह मिनरल का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है या फिर मिनरल्स हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफ पूरी मिनरल्स के अराउंड रिवॉल्व होती है। हमारी बॉडी जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स। तो दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दी फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो आप एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जैसे कि एक पिन से लगा के एक शिप तक सब कुछ मिनरल्स से बना है। ठीक है, मिनरल्स हमारी सारी इंडस्ट्री का एक बेसिस बनता है, हमारे फूड में मिनरल्स होता है, तो इसलिए मिनरल्स हमारी लाइफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। ठीक, तो मोड ऑफ अकरेंस वाला प्रोमिनेंट टॉपिक है। फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी वैसे आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंस बताओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है वो, और हैवी डिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उससे हमें बचाता है। फिर क्या है, इंडस्ट्रीज जो है एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करती है, और पॉवर्टी जो है पॉवर्टी को भी खत्म करती है। साथ ही साथ क्या है, इंडस्ट्रीज से आप प्रोडक्ट बना के बेचोगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कंट्री में वैल्यू एडिशन होता है, तो कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी कि आप इंडस्ट्रीज हैं तभी टमाटर से केचप बना पाओगे। तो अब जब टमाटर की जगह आप केचप बना के बेचोगे तो 2 पैसा ज्यादा कमाओगे ना। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रॉस्पेरिटी ऐड करती है कंट्री में। गॉट इट। चलो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक और छोटा टॉपिक जो 2 नंबर 3 नंबर में बनता है कि हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड। तो एग्रीकल्चर क्या करता है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है, और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को क्या देती है, मशीनरी वगैरह देती है। तो इसके तहत आपको क्या देखने को मिलता है कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। फाइन, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। तो एग्रो इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देती है, इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल देती है, किसको, इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल देती है, सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तो वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है, इंडस्ट्रीज उन्हें मशीनरी देती है बदले में। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज सेल दी प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सारी चीजें। फाइन, इंडस्ट्रीज हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर वेरी एफिशिएंट। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ ह्यूज मार्केट एंड कंज्यूमर बेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये वाली कहानी आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की हो गई। गॉट इट। एक्सप्लेन द वेज थ्रू विच द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, वो तरीके बताओ जिससे आप इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर जो है, ऑफ द फ्रेश वाटर जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो अब इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या तो आपसे स्टार्टिंग का पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस वगैरह पूछी जाएगी, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लास्ट का पार्ट कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशंस, और उसको कंजर्व कैसे कर सकते हो वो। तो अब जैसे एक सवाल आ गया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस्ड हाउ, तो आप बताएंगे कि वाटर पोल्यूशन को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना होगा, रिसाइकल करना होगा, रीयूज करना होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को प्रॉपर्ली ट्रीट करना होगा डिस्चार्ज करने से पहले। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि इस तरह से पोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है, पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है, उस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाले टॉपिक में एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन हो गया, उसके बाद में थर्मल पोल्यूशन हो गया, तो सारे पोल्यूशन और उनको चेक करने के जो तरीके बताए गए हैं वो लास्ट वाला थ्योरी पार्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। आ जाओ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पार्ट मैंने कवर करवा दिया है, अब सिविक्स और इकोनॉमिक्स है। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बताइए। कॉन्फिडेंट हो? मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उससे पहले एक तरह से कर्फ्यू लगाया गया था कि पीपल वर नॉट अलाउड टू गैदर, वो था मार्शल लॉ। 6 बजे तक हो जाएगा खत्म। स्पैम मोटिवेशन, मोटिवेशन अब सिर्फ एकमात्र ये है कि हम हमारी मंजिल के एकदम करीब आ चुके हैं। यहां आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, आप अपने आप में पर्याप्त हो, तैयार हो,
बेहतरीन हो, जाना और अपना बेस्ट देना बस, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ा जाए। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की अगर बात की जाए तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका समझो तो मेजरली आपको क्या देखने को मिलता है कि पावर शेयरिंग से ये 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं कि एथनिक कंपोजिशन बताओ। तो जैसे श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन तमिल स्पीकर से 18%, 13% और 5% मिला के 18% क्या बोल सकते हैं, हाँ 18% तमिल स्पीकर से 74% सिन्हालास थे। और सिन्हालास जो अधिकतर थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो सिन्हालास बुद्धिस्ट लैंग्वेज, सिन्हालास जो थे वो क्या बोल रहा हूं मैं, सिन्हालास कौन सी भाषा बोलते थे, तो बेसिकली सिन्हाला थे कितने 74%, 18% तमिल्स थे। तमिल्स में भी आपको क्या देखने को मिल रहा था कि तमिल्स में भी श्रीलंकन तमिल्स जो नेटिव श्रीलंका के थे वो 13%, 5% इंडियन तमिल्स थे। अधिकतर सिन्हालास बुद्धिस्ट थे और अधिकतर तमिल्स क्या थे, हिंदूज और मुस्लिम्स थे। और 7% लोग क्रिश्चियन थे जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों भाषा बोलने वाले थे, ठीक है। ये हो गया एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब ये जो चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग का, यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, उसका मॉरल रीजन पूछ लिया, प्रूडेंशियल रीजन पूछ लिया, स्टेटमेंट बना के उस पर क्वेश्चन पूछ लिया ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी क्या है कि सीधा क्वेश्चन 3 नंबर की वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बताओ। तो मॉरल रीजन एक क्या होता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और पावर शेयरिंग में क्या होता है कि लोगों से कंसल्ट करना होता है कि आप अगर डेमोक्रेसी की बात करो तो डेमोक्रेसी में पीपल आर सुप्रीम, तो एटलीस्ट पीपल शुड बी कंसल्टेड ना। तो इस सेंस में क्या है कि मॉरल रीजन तो ये हो गया। और प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि पावर शेयर करने से लड़ाइयां नहीं होगी, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस दी चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। अगर आपने पावर शेयर कर दी तो लोग क्यों लड़ेंगे, अब जब लोग लड़ेंगे नहीं तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर इंश्योर होती है कि पावर शेयर करने से चीजें स्टेबल रहेगी, स्मूथ रहेगी। पावर शेयर करने से आपको क्या देखने को मिलता है कि आप मेजोरिटी कम्युनिटी को वो पावर नहीं दे रहे हो कि वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या कर जाए, अपनी विल इंपोज कर जाए। मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों के पास पावर होगी, समझे, वो चीज है। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। बेल्जियन जो है, बेल्जियम जो था, बेल्जियम में क्या हुआ, कंफ्लिक्ट वहां भी था लेकिन बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ था। कैसे अकोमोडेशन हुआ था बेल्जियम में, क्योंकि बेल्जियम में आप देखते हो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 4 बार अमेंड किया। ये सवाल कि उन्होंने क्या अमेंडमेंट्स किए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे तो बेल्जियम में 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे, ठीक है। स्टेट जो है सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ब्रसेल्स की एक अपनी सेपरेट गवर्नमेंट होगी जहां पे फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर होंगे। और तीसरी चीज ये देखो, ये एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या फिर 2 मार्कर्स पे क्वेश्चन बन सकता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी बेल्जियम में, जो कि क्या करेगी, जो आपको देखने को मिलता है कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, जिसके पास पावर होगी एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर रिलेटेड मुद्दों पे, रिलीजन रिलेटेड मुद्दों पे निर्णय लेने की। तो हर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप की एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जैसे फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। गॉट इट। पावर शेयरिंग के डिफरेंट टाइप्स। आ जाओ, एक चीज सीधी बता रहा हूं जो आपको आज देखने को मिल रही होगी कि या तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या आ जाता है, जब पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर किया जा रहा है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में जब पावर को अलग अलग लेवल्स में शेयर किया जा रहा है। या तो इस पे क्वेश्चन आएगा या फिर ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग चैप्टर से एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी ना किसी टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी ना किसी टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर के दो पॉइंट्स है ना, इस पे ज्यादा फोकस करना कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर हो रहा है, इससे चेक्स एंड बैलेंस बनता है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर हो रहा है, इससे फेडरलिज्म होता है, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। और 2 और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है कि जब डिफरेंट ग्रुप्स में, सोशल ग्रुप्स में, जैसे सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर शेयर होती है, तो आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दे रहे हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर होती है और पावर शेयर होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में, जैसे कोलिजन गवर्नमेंट बनाना एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर करने का एग्जांपल है। फाइन। फेडरलिज्म, अगेन सुनो मेरी बात,
फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आपको पता होना चाहिए, सातों के सातों फीचर, एटलीस्ट 5 तो पता हो। तो क्या है? 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हो, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन, लेकिन उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग अलग होना चाहिए, और वो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है, पावर जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए। ये पावर फंडामेंटली गारंटीड है, तो इन फंडामेंटल प्रोविजंस को एक तरफ से कोई बदल ना सके। अगर बदलना है तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहे, ठीक है। कोर्ट्स जो है वो क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करें और एम्पायर का काम करें। अगर डिस्प्यूट होते हैं तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। साथ ही साथ क्या है? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के। और फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये क्या करता है? अकोमोडेट करता है डाइवर्सिटी को, और एट द सेम टाइम कंट्री को यूनाइटेड भी रखता है। तो ये सातों फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े तो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है, कैसे है, ये बताओ। तो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? तो इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, अब आपको इसको बताना है। तो वो जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वही अप्लाई होते हैं कि इंडिया में आपको देखने को मिलता है 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब सुनो मेरी बात, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के जो मुद्दे हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, ये ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जैसे फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं तो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं कि कमिंग टुगेदर का फेडरेशन का एग्जांपल क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल क्या है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो एनी अमेंडमेंट, देखो क्या ये हो गया आपने कि इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है, तो डिफरेंट एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन है। फिर क्या है? सम स्टेट्स गेव स्पेशल पावर वेयर सम स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरीज। तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इंडिया, जिसमें अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस चीज को दर्शाया गया है कि इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको अगर कुछ बदलना है तो आप एक तरफा नहीं बदल सकते हो, 2/3 मेजोरिटी चाहिए रहेगी, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसके चलते क्या है कि ये बताया जा रहा है कि फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। साथ ही साथ जुडिशरी जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट रिजोल्व करना है तो वहां पे जुडिशरी का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में समझो जरा, इसके बाद में क्या है? फेडरलिज्म चैप्टर से मैंने आपको बता दिया व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म के फीचर, ये तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है ना, तीसरी चीज जो है वो है 1992 में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, क्या चेंजेस लाए गए, जिससे क्या हुआ? G20 नहीं आएगा बेटा, अभी बोल दे रहा हूं, G20 नहीं आएगा, खत्म, ठीक है। तो अगर आप जैसे देखोगे कि 1992 में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया, तो वो 5 पॉइंट कि 1992 में, देखो अब सवाल बदल जाएगा, यहां पे 3 बोल दिया, यहां पे 5 बोल दे, यहां पे सीधा ये बोल दे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए गए, यहां पे ये पूछ ले कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कैसे किया गया, तो सवाल बेरूपिया होता है। मैं हर बार बोलते आ रहा हूं कि शब्द बदलेंगे लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। तो कंसेप्ट जैसे अगर आप देखोगे तो होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस अंडर द लोकल गवर्नमेंट बॉडी हैज बीन मेड कंपलसरी, ये पहला चेंज लाया गया। दूसरा क्या? रिजर्वेशन दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज को, 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व की गई, ठीक है। फिर क्या है? इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जिस स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा कि वो क्या करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। किसके इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा? लोकल लेवल के इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फिर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो वो रेवेन्यू और वो पावर अब स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज को देना पड़ेगी। तो ये 5 चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। अब इस चैप्टर से या फिर पूरे पेपर में स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो देखो मैंने बताया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं, बड़ा यूनियन बनाते हैं, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और नेक्स्ट टॉपर्स, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल क्या है कि जब एक इंडिपेंडेंट यूनिट सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है? स्टेट्स को पावर देती है, जैसे इंडिया में होता है। तो लार्ज कंट्री क्या करती है? अपनी पावर डिवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट क्या है? तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आपको देखने को मिलता है कि
वो 3 लिस्ट है जिसमें आपने पावर जो है एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग अलग किया है। यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, जिन पे लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इन पे लॉ बनाने की पावर किसके पास आती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन जैसे मुद्दे आते हैं। ये एग्जांपल्स ध्यान रखना क्योंकि इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, क्या पिछले साल एक क्वेश्चन आया था सरप्राइज कि ये 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल लैंग्वेज में दी गई है, जो शेड्यूल 8 में दी गई है, जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस कहलाती है, वो कौन सी है? अब उसमें 2 एमसीक्यू आए थे और बच्चों से कंफ्यूजन के कारण वो छूटे थे, वो तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। नेपाली भी एक शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सांथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो ये हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? चलो आगे बढ़े। तो अब चैप्टर 3 जो है आपका, कौन सा वाला चैप्टर 3? चैप्टर 3 आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। गट फीलिंग के बेसिस पे एक चीज बता रहा हूं, विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उससे विमेन अपने लिए क्या कर पाएगी? स्टैंड ले पाएंगी। लेकिन अभी वो विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम 2019 में 14% विमेन, अप्रॉक्स 14% विमेन पहली बार पार्लियामेंट में आई। नहीं तो उसके पहले तक तो उससे भी नीचे रहता था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो परसेंटेज और कम है। तो रिजर्वेशन की डिमांड की गई है और वो रिजर्वेशन रिसेंटली ग्रांट हुआ है। अब क्योंकि ये रिजर्वेशन रिसेंटली ग्रांट हुआ है, ठीक है, तो एक्सपेक्टिंग कि विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसी चीज पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वाला ये ग्राफ वगैरह ये ध्यान रख लेना। फाइन, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है वर्ल्ड के एवरेज से। वर्ल्ड में 24% महिलाएं एटलीस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होती, लेकिन इंडिया में नहीं है। अब उसके बाद में इस चैप्टर में जो टर्म्स हैं, जैसे क्या है, कम्युनलिस्ट कौन होता है? एक वो व्यक्ति जो एक धर्म के डोमिनेंस में विश्वास रखता है। फेमिनिस्ट कौन होता है? जो मेन और विमेन के इक्वल वोटिंग राइट में विश्वास रखता है। सेक्युलरिस्ट कौन होता है? जो सारे धर्म को समान रूप से देखता है। कास्टिस्ट कौन होता है? जो कास्ट के आधार पर समाज बनाने की बात करता है। एक पेट्रियार्कल पर्सन कौन होता है? जो पुरुष प्रधान समाज की बात करता है। इस चैप्टर में ये छोटे छोटे एक एक वर्ड और एक एक वर्ड की एक एक कहानी वाली चीजें ज्यादा हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बन के आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब विमेन वाले पार्ट पे जैसे अगर हम देखें तो विमेन पे क्वेश्चन बनता है कि विमेन वेरियस पार्ट्स पे क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। तो आप देखेंगे तो विमेन क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। तो विमेन सबसे पहले तो आप देखते हैं कि बॉयज एजुकेशन पे लोग प्रेफर करते हैं कि फैमिलीज जो है वो अपने मेल चाइल्ड को पढ़ाना प्रेफर करती है। तो विमेन लिटरेसी वाले पार्ट पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। तो सिंपल है कि विमेन कहां डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन फेस करती है। तो एजुकेशन में, एजुकेशन के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? वेजेस में, कि हाईली पेड जॉब्स में महिलाओं का, जॉब्स में जैसे आप देखोगे तो कह सकते हैं सीनियर पोजीशन पे महिलाएं कम है। फिर हमारे यहाँ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट मतलब कि सबको इक्वल सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन सेम काम के लिए महिलाओं को सैलरी कम दी जाती है। तो वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन, लिटरेसी में डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, सेक्स रेशियो में अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स प्रेफर टू हैव मेल चाइल्ड व्हेन कंपेयर्ड विथ फीमेल चाइल्ड। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है कि फीमेल्स आर अबॉर्टेड। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। और प्राइवेट डोमेन में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, जैसे विमेन फेस हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस इन आवर सोसाइटी इन देयर होम्स। तो ये वो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। गॉट इट? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स यानी कि कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का आइडिया पे क्वेश्चन बनता है। तो कम्युनलिज्म क्या होता है मेरे दोस्त? कम्युनलिज्म मतलब एक ऐसा बिलीफ जहां पे आप रिलीजन को सोसाइटी का बेसिस मानते हो और रिलीजन के आधार पर क्या करते हो? डिस्क्रिमिनेशन करते हो लोगों के साथ। आप ये बोलते हो कि एक धर्म के लोगों का एक देश होना चाहिए, दूसरे धर्म के लोग कहां जाएंगे फिर? ठीक है, तो जब आप ऐसा मानते हो कि एक धर्म के लोगों का एक देश होना चाहिए, एक कम्युनिटी होना चाहिए, ठीक है, और इस आइडियोलॉजी को जब सरकार सपोर्ट करती है ना, तो वो कम्युनलिज्म कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये कम्युनिज्म का आइडिया अपने आप में फंडामेंटली फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन में हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक,
इन एन एक्सट्रीम केस कम्युनलिज्म जो है तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स इस हद तक बढ़ जाती है कि लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, दंगे हो जाएंगे, स्टीरियोटाइप्स बनाए जाएंगे। तो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, ये वो वाला पार्ट आगे एक्सटेंड होता है इसमें, लेकिन कम्युनलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। कम्युनलिज्म तुमसे बनेगा भी, और क्योंकि अच्छे से समझाया। कम्युनलिज्म के बाद में सेक्युलरिज्म, या तो सेक्युलरिज्म पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या तो सेक्युलरिज्म पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म एक ऐसी चीज है ना जो आपको क्या देखने को मिलता है कि हर साल रिपीट होती है। सेक्युलरिज्म है क्या? जहां आप सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, दैट इज नोन एज सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म ध्यान रखना। व्हाट मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री? तो हम क्या करते हैं कि इंडिया में हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसा पाकिस्तान में इस्लाम है, जैसा क्रिश्चियनिटी है इंग्लैंड में, लेकिन हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या करता है, हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो हर इंडिविजुअल क्या कर सके, हर इंडिविजुअल फ्री है टू फॉलो एनी रिलीजन, नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, जैसा आपको लगे। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सेकुलर ऐसे बनाता है कि हम रिलीजियस मैटर में इंटरवीन नहीं करते, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी, ठीक है, इक्वालिटी की बात आएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ भी करता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे। तो दिस मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री। सेक्युलरिज्म और व्हाट मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री वाला टॉपिक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कम होता चला गया। क्यों कम होता चला गया कास्ट सिस्टम? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्ट सिस्टम के रिडक्शन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया, जैसे ज्योतिबा फुले, ठीक है, BR अंबेडकर, महात्मा गांधी, इन्होंने आवाज उठाई कि कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गलत है। दूसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये बड़ा एरिया हो गया। सवाल ऐसा भी बन सकता है कि हाउ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो अपने आप में एक टॉपिक जो है, एक टॉपिक से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक टॉपिक से आप बताओ कि कैसे कास्ट सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है। तो एक टॉपिक से आप बताओगे कैसे कास्ट सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, तो आप बताएंगे कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी होगी, एजुकेशन होगा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होगी, कि लोग अपना काम छोड़ के दूसरे काम करना शुरू करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो उनके पूर्वज करते चले आ रहे थे, तो इससे कास्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन होगा। जो लोग कास्ट सिस्टम को ज्यादा फॉलो करते थे जैसे जमींदार वगैरह, तो अब क्या होगा कि वो कास्ट सिस्टम को वो प्रैक्टिस करना कम कर देंगे। 1 मिनट दो बस, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब आ जाओ, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो तीसरी चीज जिसके चलते कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है, कास्ट सिस्टम खत्म हो रहा है, कि हमने अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये लिख दिया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, तो फिर क्यों होगा? ठीक है, तो सोशल रिफॉर्मर्स एक पॉइंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कह सकते हो सोशल डेवलपमेंट दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ गए जिसके चलते कास्ट सिस्टम को क्या करा जाएगा, जिसके चलते कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आज आगे बढ़ते हैं। हाउ कास्ट कैन टेक सेवरल फॉर्म इन पॉलिटिक्स। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये टॉपिक भी है, लेकिन अगर आप जैसे देखेंगे तो सिविक्स में 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आखिरी चैप्टर से है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से। ये जो चैप्टर, इनसे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जैसे कास्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। तो while choosing candidates for election, political parties consider caste composition. तो how caste plays an important role in politics? तो caste composition देखा जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का टिकट देने से पहले। कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील किया जाता है। ध्यान आ रहा है? मैंने पढ़ाते समय सब बताया था ये कि कास्ट सेंटिमेंट्स अपील किए जाते हैं। अगर महाराष्ट्र जाओगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील किया जाएगा वोटर्स से वोट लेने के लिए। राजस्थान जाओगे तो महाराणा प्रताप की बात की जाएगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में एक अपील टू दी कास्ट सेंटिमेंट्स टू विन दी वोट्स। साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ कास्ट को फेवर करती हैं, तो ये दिस शोज की कास्ट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के आने से अब हर पर्सन, 1 पर्सन की 1 वोट की 1 वैल्यू है, तो हर व्यक्ति ही क्या है, महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी कास्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कास्ट डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आ जाओ पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर पे। तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक सीधा सवाल कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। या तो फेडरलिज्म के फीचर या तो पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर, दोनों में से कुछ ना कुछ पक्का आपको आज पेपर में देखने को
मिलेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी के आप फीचर्स हो गया, फिर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया। तो अब ये सवाल जो है ना ऐसे आ सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट होके आ सकता है कि बताओ कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी हार गई है, हारने के बाद में वो क्या कर रही है, फिर भी पार्लियामेंट में बैठ रही है, वो क्या रोल प्ले कर रही है, तो वो अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आए, नॉट नेसेसरली 1-2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे सिचुएशन बेस्ड मिलेंगे, उसमें घबराना मत, पैनिक मत होना। क्यों? क्योंकि वो नेचर है एग्जाम का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन पे दिमाग लगा के पढ़ना, क्योंकि टॉपिक तुम्हें सब पढ़ाए हैं। तो जैसे आप फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं टू होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। ठीक है, पावर होल्ड करने के लिए एक साथ आते हैं। अब काम क्या करते हैं, तो ये इलेक्शन कंटेस्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी, इसका पहला रोल, पहला फंक्शन, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि पार्टी नॉमिनेट करती कैंडिडेट को, उसको टिकट देती है और वो चुनाव लड़ता है। दूसरा रोल क्या है, पार्टीज फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। सरकार बनाने के बाद में वही पार्टीज क्या करेंगी, वो पॉलिसीज और प्रोग्राम प्रपोज करेगी ना कि इन पे लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तीसरा क्या है कि पॉलिसीज प्रोग्राम प्रपोज करने के साथ साथ जब सरकार पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है तो कानून भी पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाएंगी। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस को पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस करती है। तीसरा हो गया। चौथा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, सरकारें बनाती है और सरकारें चलाती है। ठीक है, चुनाव लड़ने के बाद में सरकारें बनाना चलाना भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी हार गई तो ऑपोजिशन का रोल भी प्ले करती है। वो जो हार गए वो क्या करेंगे, ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के इतने सारे फॉलोवर्स होते हैं। देखो मैं आपको वही बता रहा हूं, अगर ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए क्या कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, तो आप क्या लिखोगे कि आप बताओगे कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी जो हार जाती है तो वो क्या करती है, वो डिफरेंट व्यूज या फिर रूलिंग पार्टी का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है आपको, कि रूलिंग पार्टी जो है, कि रूलिंग पार्टी अगर अच्छा काम नहीं करी तो हमें मौका दो, हम भी तो अच्छे हैं, वैसा करके। ठीक है, तो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, इट शेप्स द पब्लिक ओपिनियन, ये वाली चीज हो गई। टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर बात की जाए तो अब क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन वगैरह समझ में आ गए एक बार, तो उसके बाद में क्या है कि व्हाट आर दी डिफरेंट पार्टी सिस्टम। तो डिफरेंट पार्टी सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट पार्टी सिस्टम में आपको देखने को मिलता है एक टू पार्टी सिस्टम है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। टू पार्टी सिस्टम में 2 पार्टीज होती है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, खास करके यूएसए और यूके में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेवरल पार्टीज आर देयर बट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द इलेक्शन कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ऑसिलेट्स बिटवीन द 2 मेजर पार्टीज। और वहीं अगर आप देखोगे मल्टी पार्टी सिस्टम में, जहां पे मल्टीपल पार्टीज के पावर में आने के चांसेस होते हैं, डाइवर्सिटी बेहतर तरीके से अकोमोडेट होती है मल्टी पार्टी सिस्टम में। मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल है इंडिया, जहां पे आपको कोलिजन्स और अलायंस देखने को मिलते हैं कि मल्टीपल पार्टीज, अगर एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही तो बहुत सारे एक साथ आके सरकार बनाते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि 2 पार्टीज के अलावा भी तीसरी पार्टी आपको कहीं पे सरकार बनाते हुए देखने को मिलेगी, चाहे वो अकेले बनाए चाहे कि किसी के साथ मिलकर बनाए। फिर नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया, अब सुनो, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया बहुत कम अभी तक देखने को मिला है एग्जाम में, लेकिन दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि नेशनल पार्टी इस बार 1-2 ऐड हुई है, ये सारा सब कुछ। तो क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी का, कि जो पूरी कंट्री पर जिसकी इन्फ्लुएंस है, इसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है। नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% वोट सिक्योर करना होगा आपको लोकसभा इलेक्शन में, या फिर 4 असेंबली के इलेक्शंस में, और एटलीस्ट 4 सीटें जीतना होगी। और स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको आपकी रीजनल लेवल पे पकड़ होना चाहिए, इसीलिए स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टी कहा जाता है। 6% वोट सिक्योर करना चाहिए रीजनल पार्टी को, स्टेट पार्टीज को 6% वोट सिक्योर करें, साथ ही साथ विंस एटलीस्ट 2 सीट, या तो 2 सीट जीते और 6% वोट सिक्योर करे, तब एक पार्टी स्टेट पार्टी कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या देखोगे, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, शिवसेना, तो इनके नाम पूछे जाएंगे कि एकदम नॉट नेसेसरली, लेकिन ऊपर ऊपर एक ओवरव्यू ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस, तो ये बीजेपी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी तो अब खत्म हो गया ना, बहुजन समाज पार्टी तो अब स्टेट पार्टी बन गई है, नेशनल पार्टी नहीं रही है। तो ये या नहीं, बहुजन समाज पार्टी कांसीराम वाली है, अभी है बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पार्टी है। ठीक है, अब ये पार्टीज का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो सिंपल, अपन ने जो थंब रूल एक वीडियो में सीखा है क्या, कि हर पार्टी का कोई ना कोई फाउंडिंग ईयर है, हर पार्टी की कोई ना कोई आइडियोलॉजी है, हर पार्टी का सिंबल है, लीडर है और एरिया है।
उस हिसाब से आपको ये सारी नेशनल पार्टीज देखने को मिल रही हैं। अब 6 नेशनल पार्टी है नई बुक के हिसाब से। आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी 2 पार्टी बुक में ऐड हुई है। इनका आपको क्या ध्यान रखना है कि कब बनी, क्या आइडियोलॉजी है, कब बनी, क्या आइडियोलॉजी है, और साथ ही साथ क्या है, क्या सिंबल है, कौन लीडर है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये खास करके 2 जो पार्टी ऐड हुई है, इसका पार्टी पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा क्या, इसकी गारंटी नहीं है। स्क्रीनशॉट क्या करोगे बेटा, मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे दोनों जगह आपको क्या कर दूंगा, ये पीडीएफ दे दूंगा, पहले समझ लो पूरा। फिर क्या है, व्हाट आर द मेजर चैलेंज विच अ पॉलिटिकल पार्टी फेस। लिखो भाई साहब, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से नहीं आया इन केस, तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर से आएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर से अगर आउटकम्स 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो इस टॉपिक से ही आता है कि चैलेंजेस क्या फेस करती है पॉलिटिकल पार्टीज। पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में टॉप पार्टी लीडर्स है वो डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। जो बॉटम में है उन्हें पता ही नहीं चलता है। पार्टी के टुवर्ड्स लॉयलिटी रखने से कुछ नहीं होगा, आपको लीडर्स की चापलूसी करना पड़ेगी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के कारण। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन, जहां पे पानी पी लूं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन में होता है कि एक ही फैमिली या फिर एक ही परिवार के लोग पार्टी की टॉप पोजीशन पे बैठे रहते हैं, जिससे इनकैपेबल लोग लीडर बनते चले जाते हैं और कैपेबल लोग कभी लीडर नहीं बन पाते हैं। तीसरा चैलेंज है मनी एंड मसल पावर का इन्फ्लुएंस। मनी एंड मसल पावर का इन्फ्लुएंस कैसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती हैं वो ऑफन मनी और मसल पावर का इस्तेमाल करती है जेन्युइन कैंडिडेट्स को रेस से बाहर निकालने के लिए, या फिर जिन लोगों के पास बहुत पैसा और बाहुबल होता है वो पार्टी की टिकट ले लेते हैं, ठीक है। तो मनी एंड मसल पावर भी क्या है, इन्फ्लुएंस करता है, एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। और चौथी चीज है कि लिमिटेड चॉइस फॉर वोटर्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो है सब एक जैसी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज में, सब लगभग एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई एक पार्टी जो है तो वो क्या कर रही है, अगर आपको एक इकोनॉमिक पॉलिसी बता रही है तो दूसरी पार्टी भी वैसी ही इकोनॉमिक पॉलिसी बताएगी, ठीक है। पानी पियो सब तुम भी 1 मिनट के लिए, चलो। ठीक है, चिकारा भाई बहुत याद आएगी, सब बाद में करना, अभी तुम्हारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए, अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख, ठीक है। तो अभी आपको पेपर बहुत अच्छा दे के आना है, बॉटल नेक्स्ट टॉपर्स की चाहिए तुम्हें, दे देंगे, ठीक है। पेपर बहुत अच्छा दे के आओ, टॉप करो तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारे घर गिफ्ट हैम्पर लेके, जिसमें नेक्स्ट टॉपर की बॉटल रहेगी, खुश। चलो समझ गए, पिंकी प्रॉमिस। एलिनिएशन ऑफ तमिल, उसका कारण बड़ा सिंपल था ना, कि जब सिन्हालाज ने तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया तो तमिल्स फेल्ट एलिनिएटेड। आ जाओ, अब देखो ये तो चैलेंजेस थे, समस्या थी, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स आज तक लिए गए हैं। तो आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके चलते अब आप पार्टी एमपीज और एमएलए अगर पार्टी बदल रहे तो बदल लो आप, लेकिन आपकी सीट खोदोगे। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास करा कि कैंडिडेट्स को उनकी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस अगर उनके अगेंस्ट में कोई पेंडिंग है तो वो बताना होगा। तो व्हाट डिस्क्राइब द एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो 3 चीजें तो की जा चुकी है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने रूल लाया कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या है, इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट करवाना होंगे, आईटीआर वगैरह फाइल करना होगी, ठीक है। और कुछ सजेशंस हैं, जैसे रेगुलेटिंग पार्टी रूल्स, तो इंटरनल इलेक्शंस होना चाहिए पार्टी में, उनको अपने रिकॉर्ड रखना चाहिए, टॉप पोजीशन पे कौन है, कैसे है, वो फेयर तरीके से है या नहीं है, ये सारी चीजों का भी फोकस किया जाना चाहिए। विमेन्स रिप्रेजेंटेशन बनना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर रिफॉर्म करना है तो 1/3 सीट विमेन के लिए रिजर्व कर दो, कि 1/3 टिकट्स क्या है विमेन को दी जाएगी। साथ ही साथ क्या है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे फोकस किया गया कि अगर मनी एंड मसल पावर को यूज किया जा रहा है तो चुनाव में स्टेट फंडिंग हो ना, सरकार पैसा दे और उस पैसे से चुनाव लड़ा जाए, ये सारी चीजें हैं। अब आ जाओ, सुनो मेरी बात,
5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से पक्का देखने को मिलेगा, जिसमें ये वाला जो क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या एडवांटेजेस ओवर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। सवाल बहरूपिया होता है, किसी भी तरह से पूछा जाए तो डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, क्योंकि वो इक्वलिटी प्रमोट करती है, डिग्निटी इनहांस करती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करती है, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करती है और अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपनी गलतियां सुधार सके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मैं 1000 बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेसी, इस पे क्वेश्चन बनता है। फाइन, आगे आ जाओ। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करती है? तो अकाउंटेबल मतलब कि इट इज आंसरेबल टू द पीपल, रिस्पॉन्सिव मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। कैसे? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये एक ऐसी सरकार है जिसे हमने खुद चुना है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? एक रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ये तीनों टर्म्स जो हैं, ये तीनों टर्म्स ध्यान रखना, ठीक है। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने का प्रयास किया है, लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है? लेकिन आपको देखने को मिलता है कि स्टिल देयर आर इनइक्वालिटीज। आपको यह देखने को मिलता है कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, अल्ट्रा रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ एंजॉय करता है, वहीं पे दोज पीपल हु आर एट बॉटम, ठीक है, वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी अरेंज नहीं कर पाते हैं। कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राजील में आपको क्या देखने को मिलता है कि 20% पीपल टेक्स अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है शो करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में बेटर एडवांटेजेस हैं, दूसरे और भी एडवांटेजेस हैं जो डेमोक्रेसी देती है। फाइन, डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। डेमोक्रेसी पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ कैसे कंडक्ट करवाती है? तो आप बताएंगे कि डेमोक्रेसी ही एकमात्र ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे आप डिफरेंट सेक्शंस को अकोमोडेट कर सकते हो। डेमोक्रेसी में ही आप डिफरेंसेस को सेलिब्रेट कर सकते हो। डेमोक्रेसी में आप क्या देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में वो प्रोसीजर होता है जिसके चलते आप हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ग्रुप्स को टैकल कर सकते हो, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो कुचल दिए जाते हैं ना लोग। डेमोक्रेसी ऑलवेज अकोमोडेट्स माइनॉरिटी व्यू। डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस वेरी पीसफुली, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या करता है? पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन जो है उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वो हर ग्रुप को साथ रख के चलने का प्रयास करती है डेमोक्रेसी। गॉट इट? डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर, क्योंकि देखो इसमें 5 टॉपिक है, पांचों टॉपिक से अलग अलग सेट में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम। तो आप क्या कहेंगे कि डेमोक्रेसी स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि डिग्निटी ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं, खास करके जैसे विमेन का एग्जांपल, और विमेन के बाद में आप कास्ट बेसिस पे देखोगे तो वो डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इस चीज की बात करती है कि एटलीस्ट डेमोक्रेसी इस चीज को गारंटी करती है आपको कि आप हर व्यक्ति इक्वल है, और जब हर व्यक्ति इक्वल है तो सबकी डिग्निटी और सबकी फ्रीडम को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट यू कैन रेज योर वॉइस इन डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेसी में तो आप आवाज भी नहीं उठा पाओगे, ठीक है। उसी चीज को इस क्वेश्चन में और आंसर में समझाया गया है। अब आ जाओ क्या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको 20 नंबर पूरे देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें मैप वर्क वगैरह कुछ नहीं है। तो अब ये जो 20 नंबर पूरे इसमें ऑब्जेक्टिव के एरियाज क्लियर हैं और सब्जेक्टिव के एरियाज क्लियर हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक जो देखते आए हैं, तो जैसे ग्लोबलाइजेशन, मनी एंड क्रेडिट, इन टॉपिक से ज्यादा आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ज्यादा आते हैं। तो पहले अगर शुरू करें तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। तो आप इसको कैसे सब्सटेंशिएट करोगे एग्जाम्पल के साथ में? तो एक व्यक्ति के लिए जो विकास होता है वो दूसरे के लिए विनाश होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में डैम कंस्ट्रक्शन का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जब डैम बनते हैं तो एक व्यक्ति के लिए डैम बनाना तो डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन होता है। तो लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होते हैं एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, ठीक है। वो आप एग्जाम्पल से बताओ। तो ये आप डैम कंस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, इसको थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी इंपॉर्टेंस की बात करते हो अगर मैं बताऊं ना, तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि लैंडलेस लेबर का क्या डेवलपमेंटल गोल होगा। तो ये जैसे आप देखोगे
प्रॉस्परस फार्मर का क्या डेवलपमेंटल गोल होगा, वहीं पे फार्मर जो डिपेंड करता है सिर्फ रेन्स पे, तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसको बारिश का पानी मिल जाए जैसे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये टेबल पे एक बार नजर दौड़ा लेना कि किसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, और अगर नजर नहीं भी दौड़ाओगे तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि एक व्यक्ति के बारे में दिया रहेगा, उस व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है। साथ ही साथ टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे पक्का, एक क्वेश्चन टेबल बेस्ड आपको देखने को मिलेगा एक नंबर में, तो वो टेबल्स को देखना, उन टेबल को देख के वहीं के वहीं समझ के आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स है जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इस पे भी सवाल बनता है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ द 1000 चिल्ड्रन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया। लिटरेसी रेट में क्या देखने को मिलता है कि 7 एंड अबव एज ग्रुप में कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। तो ये टेबल पे एक क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये फैक्ट्स है। मैंने बताया चैप्टर 1 और 2 से फैक्ट्स ज्यादा आएंगे, ऑब्जेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आप किसके बेसिस पे, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में आप क्या करते हैं, सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम से कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है। आज ही मैराथन सेशन में मैंने तुम्हें क्वेश्चन आज भी बताया था। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। इससे आपको क्या देखने को मिलता है कि जिन कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री को आप डेवलप मानोगे, जिन कंट्री की एवरेज इनकम कम होगी उसको आप क्या मानोगे, लेस डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग मानोगे। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि एवरेजेस जो रहते हैं ना, एवरेजेस हाइड डिस्पैरिटी, एवरेज आपको रियलिटी नहीं बताएंगे, एवरेज आपको सिर्फ एवरेज आउट चीजें ही बताएंगे। गॉट इट। चलो अब आ जाओ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल्स ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर को थ्योरी में ऐसे पूछा जा सकता है, और इनके जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल ऑब्जेक्टिव बन के क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्टिव में बता देंगे कि जोड़ी मिला लो, या फिर जोड़ी मिलाने के बाद में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज किस सेक्टर में आएगी, तो प्राइमरी में आएगी, ठीक है। एक केस दे दिया कि एक मिल्क वेंडर है, वो किस सेक्टर में जाएगा। ऐसे केस, डॉक्टर है जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, वो किस सेक्टर में जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर से। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तीनों पता है आपको कि ये नेचर से जुड़ा हुआ है, ये नेचर की प्रोसेसिंग करता है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसी कारण से तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं। जो टमाटो वाला एग्जांपल है कि प्राइमरी सेक्टर से टमाटो मिला, सेकेंडरी में उसका केचप बनाएंगे लेकिन ट्रक से लेके जाएंगे, तो वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो ये तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है, ये बताया जा रहा है। Why is the tertiary sector becoming more important in India? लगाओ जरा टीकी बिंदी चंदन इस सवाल को। यह सवाल आज एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्या कि टर्शरी सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है। टर्शरी सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है भाई साहब, तो क्या होता है कि कुछ सर्विसेज डायरेक्ट नहीं आएगा, स्टोरी बन के आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया है ना, तो वो कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखना है बस, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखना है। रिकॉर्डेड नहीं है अश्मित यादव, बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देके आना, रिकॉर्डेड और लाइव के चक्कर में मत पड़े रहो। जरूरी ये है कि तुम्हारा एक एक मिनट सही इस्तेमाल हो और तुम अच्छे से पेपर देके आओ, ठीक है। मैंने तुम्हें आज जितने क्वेश्चन बताए, क्योंकि सेट भी तो 3 होते हैं ना, तो सबके लिए बताना पड़ेगा किसके सेट में क्या आएगा, ठीक। तो आप लोग तैयार रहना, क्योंकि ये वो एरियाज हैं, इट्स नॉट लाइक कि मुझे पेपर मिल जाता है, इट्स नॉट लाइक कि मेरा कहीं पे कोई कनेक्शन है। इट्स ऑल अबाउट द इंटेंसिव रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 9 years, कि हम एटलीस्ट ये तो समझ सकते हैं, पैटर्न पकड़ सकते हैं कि कैसे सवाल आएंगे। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं उस चीज को लेके कि मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा के रखा है, तुम बस कॉन्फिडेंटली जाना और अच्छे से पेपर देके आना, घबराना मत, पेपर बहुत ईजी आएगा, ठीक है। आई बिलीव कि तुम बहुत अच्छे से पेपर देके आओगे। तो अभी और थोड़ा सा जो 1-2 चैप्टर बचे वो कवर कर लें। टर्शरी सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है, तो सेवरल सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्विसेज बेसिक होती है, ये सर्विसेज विद टाइम ग्रो करेगी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा तो टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है।
राइज इन इनकम लीड टू द राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा सर्विसेज अफोर्ड करेंगे। और न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आपको क्या देखने को मिलती है कि इमर्ज होती है। ठीक है, न्यू सर्विसेज इमर्ज होती है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं कि डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला जो क्वेश्चन है उस पे क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपको दूंगा, पीडीएफ आपको दूंगा टेलीग्राम पे, खत्म तो जाने दो क्लास तब तो पीडीएफ दे पाऊंगा। की फीचर ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है काम देने में तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस देगी। ठीक है, ये हो गया आपका मनरेगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या है, डिस्टिंग्विश सर्विस कंडीशंस ऑफ और, हाँ अब सुनो मेरी बात, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि जैसे ऐसा बना दिया था ना, कहानी बना दी जाती है और क्वेश्चन आता है, तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में से वो क्वेश्चन बन के आएगा कि कंडीशंस दे दी, बताओ ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के किन डिसएडवांटेजेस को, किन एडवांटेजेस को एंजॉय कर रहा है। तो जैसे कमल और कांता की कहानी है और कहानी से आपको एक टॉपिक समझाया गया, तो इसी कहानी से सवाल ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बन के आता है। तो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट के पास रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, वर्किंग आवर फिक्स्ड होते हैं सब कुछ, और उसी का उलट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तैयार रहना मेरे दोस्त। ठीक, आगे क्या है, एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक मनी एंड क्रेडिट में आ जाओ। बैंक की लोन एक्टिविटी, बैंक की लोन एक्टिविटी, बैंक बोरोवर से पैसा लेता है, सॉरी डिपॉजिटर से पैसा लेता है, बोरोवर को लोन देता है, बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करता है और डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट चार्ज इज ऑलवेज हाई, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड लो होता है, बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज द इनकम, डिफरेंस इज द इनकम ऑफ whom, difference is the income of क्या कहोगे, difference is the income of बैंक। ठीक है, तो ये बैंक की लोन एक्टिविटी जो है ये आपको ध्यान रखना है, बैंक की लोन एक्टिविटी ध्यान रखना है। बैंक की लोन एक्टिविटी के बाद में क्या है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को इंडिया में एक्सपैंड करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि लोग, ठीक है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक्सपेंड करने की जरूरत इसलिए क्योंकि लोग नहीं तो इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेते हैं और डेब्ट ट्रैप में फंसते हैं। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होना जरूरी है। ठीक है, तो एक्सपेंशन इसलिए जरूरी है ताकि हम लोगों को बचा सके इनफॉर्मल सोर्स से। फॉर्मल सोर्स लो इंटरेस्ट चार्ज करता है, लोगों को डेब्ट ट्रैप से बचाना है, चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिलेगा तो इससे क्या होगा, कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। आरबीआई वाला क्वेश्चन कहां गया यार, आरबीआई वाला क्वेश्चन नहीं लगाया पाया क्या मैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुन लो दो तीन चीजें रह गई यहां पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है। आरबीआई करेंसी प्रिंट करने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि आरबीआई वो काम करता है, बैंकर्स बैंक कहलाता है, इंटरेस्ट रेट तय करता है, वो सुपरवाइज करता है कि लोन सबको मिल रहे हैं। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि किसी एक लेवल ऑफ मतलब किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सिर्फ लोन ना मिले, पुअर पीपल को भी मिले। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आरबीआई के होते हैं, तो आरबीआई के फंक्शंस ध्यान रखना। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसके एग्जांपल्स जो है उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर से आता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो 15 से 20 लोगों के समूह जो एक साथ इकट्ठे होते हैं, जो फंड्स को सेव करते हैं, फंड्स को सेव करके क्या है ये तय करते हैं वो कि कैसे अपने मेंबर जो है उनकी क्रेडिट नीड्स को पूरा किया जाए, बिना कोलेटरल की मांग करें और लो इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन दिया जाए। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, ठीक है, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो लो इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं, बैंक लोन और ग्रुप कह सकते हैं फॉर ग्रुप्स। ठीक है, कि अपने ग्रुप की जो सेविंग है वो दिखा के बैंक से लोन ले सकते हैं। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें क्या है मेंबर्स खुद डिसीजन लेते हैं। और इसी के साथ साथ में जैसे महिलाएं वगैरह सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट होती है तो उनका एम्पावरमेंट होता है महिलाओं का। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं किसके, सेल्फ हेल्प ग्रुप के। अब इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है, तो सुनो मेरी बात, 5 नंबर का जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से आएगा। तो चैप्टर 3 में जैसे मैंने आपको बताया क्या है क्वेश्चन, टर्शरी से चैप्टर 3 में क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका कि आरबीआई का वो हो गया, बैंक की लोन एक्टिविटी हो गया, या फिर आप कह लो बैंक की लोन एक्टिविटी हो गया, और
मनी मनी एंड क्रेडिट में मनी एज अ नहीं बार्टर एक्सचेंज वगैरह, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे बार्टर एक्सचेंज वगैरह। एक एक क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूं, मेरे दिमाग में आ रहा था लेकिन फिर स्किप कर गया मैं। कौन सा है? हाँ, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में लिबरलाइजेशन वाला आया क्या? हाँ, ये वही तो है। बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट इन 1991। क्यों बैरियर्स रिमूव करी? ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या करवा सके? ग्रो करवा सके। ठीक है, लिबरलाइजेशन ने कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया, वो वाला पार्ट जो है, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन, हाउ लिबरलाइजेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो लिबरलाइजेशन से हमने इकोनॉमीज ओपन अप करी, जिससे क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन गुड्स वगैरह आना आसान हो गया। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कनेक्शन, ठीक है, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिबरलाइजेशन वाला पार्ट है। लिबरलाइजेशन वाला पार्ट ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ध्यान रहेगा सब कुछ। राइज इन टर्शरी सेक्टर ध्यान रखना, ठीक है, राइज इन टर्शरी सेक्टर ध्यान रखना। तो जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सारे बता दिए हैं। मैं निश्चिंत हूं इस चीज को लेकर कि तुम अपना बेस्ट देकर आओगे। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दो जरा फटाक से। ठीक है, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे चले जाएगा, अभी मिल रहा है बस तुम्हें। हम आज फॉर्मली इस सफर को यहां पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जीवन भर जुड़ा रहना चाहूंगा। कैसे? तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज कि अब हम 10वीं के बाद भी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन मिल रहे हैं परचम मीटअप्स में। 10वीं के बाद हम मिल रहे हैं प्रारंभ में। प्रारंभ क्या है? तो प्रारंभ आपकी क्लास 11th की तैयारी है। प्रारंभ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि टीम ह्यूमैनिटीज होगी, टीम कॉमर्स होगी, टीम साइंस होगी, जिसमें मैं, आपके शोभित भैया, आपके प्रशांत भैया, हम सब मिलकर आपको पढ़ा रहे होंगे। तो उस चीज के लिए वी इनवाइट यू ऑल। हमने अर्ली बर्ड एनरोलमेंट स्टार्ट कर दिए हैं और हैवी डिस्काउंटेड प्राइस में एनरोलमेंट दे रहे हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है अर्ली बर्ड विदाउट स्पेस, तो आपको इन बैचेस में एनरोलमेंट मिल जाएगा ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, जैसे सोशल ब्रेन्स वाला एक हमारा और चैनल है, जिसपे हम क्या करेंगे कि 10वीं के बाद भी जुड़े रहेंगे। फाइन, ये सफर फॉर्मली आज ऐसे खत्म हो रहा है। देखो, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका कहना बहुत कुछ है, लेकिन एक बार बहुत अच्छा पेपर दे के आओ, जो मुझे पूरा पूरा विश्वास है तुम दे के आओगे। उसके बाद में हम बात करेंगे। जब आप पेपर देके बाहर निकलोगे ना, तो आपको ये बताना है कि सर, ये जो मेहनत करी साल भर, ये 4 दिन, ये सुबह के 4 बजे, ये सारी मेहनत वर्थ इट है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स वीडियोज, आई विल बी वेटिंग फॉर योर स्टोरीज, आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल दी एडिट्स विच यू पीपल आर गोइंग टू मेड आफ्टर योर एग्जाम। ठीक है, तो ये पूरी मेहनत रंग लाई या नहीं लाई, वो लाएगी, क्यों नहीं लाएगी, और ये आपको बताना है। I believe now you are all set for your exams. तैयार हो? चैप्टर क्रोनोलॉजी कैसे लिखनी है? सर, चैप्टर क्रोनोलॉजी लिखने को नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी का मॉरल रीजन, पोटेंशियल रीजन बताया, पीडीएफ बना के पीडीएफ टेलीग्राम पे गया। तो ऑल द बेस्ट, विजय भव, विदाई 4.0, आई मिस यू ऑल। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि जस्ट मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। अच्छा पेपर देके आना, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। मुझे पता है तुम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो और बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर देके आओगे। you will know I want to say a lot of thing, लेकिन अब बस इतना कहूंगा कि जाओ अपना पेपर बेस्ट तरीके से दे के आओ, समय का सदुपयोग करो, एक बार रिवाइज कर लेना और सारी चीजें। ठीक है,
चलो ठीक है, कहना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन अभी इतना कहूंगा तुम पेपर अच्छा दे के आना बस। मिलते हैं शाम में, ठीक है, शाम में लाइव मिलेंगे पक्का से। तो दिस वाज अ लवली जर्नी विथ यू ऑल ऑफ, मेरे वर्ड्स फंबल हो रहे हैं, मैं क्या क्या बोलूं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं तुमसे बस कि तुम अच्छे से पेपर दे के आना। जाओ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू पीपल आर गोइंग टू रॉक इट, ठीक है, चलो जाओ। We'll see you all soon in the live sessions. We'll see you all soon in person in Parcham meetup. We'll be waiting for your responses. जैसे ही पेपर दे के बाहर निकलो तुरंत बताना मुझे कि कैसा पेपर गया, ठीक है। तुम लोगों से ज्यादा एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और तुम लोगों से ज्यादा फोड़ के आने वाली स्पिरिट मेरे अंदर है अभी कि तुम बहुत अच्छा करके आने वाले हो, ठीक। चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गो फोर्थ एंड कनकर इट, बाय।